रशीद मामू रशीद मामू रशीद मामू I am रशीद मामू। नारों में लोग जिंदा है। हाँ जय भवानी, जय शिवाजी, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, जय भीम। इसको विकास समझती है, विकास। सब जब 68 का दंगा हुआ था औरंगाबाद में, उस समय 7 मुसलमान पैसे वाले थे। मैं 97, 98 में मेहनत। कांग्रेस ज्वाइन कब किया? कांग्रेस ने बिल्कुल दड़ा साहब ने फिर अपने दाद बुलाई कि हमारे टिकट पे अपने तुम खड़े। अच्छा, ये दड़ा साहब के कहने से तीसरे इलेक्शन में तीसरे टर्म में कांग्रेस रहा था। जी हाँ। अच्छा, औकाफ को जमीन आया, किसने दिया औकाफ को जमीन? नवाबों ने दी, उन्होंने तवाइफों ने जमीन दी, गारंटी पे पैसे लिए। 800 करोड़ रुपए भरना है तो अगले अभी साल। कर्जे में अपना। और फिर कहाँ से देंगे आप? सर, ये क्यों आपको क्या लगा एकदम अचानक से जो बीजेपी ने पूरा महाराष्ट्र का जो इलेक्शन आपके नाम पे नेगेटिव मार्केटिंग करके किया? रशीद मामू को अपनी पार्टी में लेते इस प्रकार का एलिमेंट जो घोर देश विरोधी है। क्या रीजन क्या लगता है आपको क्यों? सब उसमें क्या था, खैरे साहब का मेरा होता। पण ते रशीद मामूला तुम्ही पक्षात घेतलाय? मला माहित नाही ते घेतलं असेल, कोणी घेतलं असेल माहित नाही, परंतु त्यांच्यामुळे त्या ठिकाणी खूप वाद निर्माण होऊ लागले। मी माझी भूमिका स्पष्ट आहे, रशीद मामूला त्या ठिकाणी तिकीट देऊ नये ही माझी भूमिका आहे। कल को सर अगर आपको ऑफर आया मैम से, तो आप जैसे एक बोलते कि आपने पुलिस वालों की जिप पे खड़े रह के वहाँ पे भाषण दिए थे। तो उसमें तो जेल गया। अच्छा, उसके लिए जेल गया था। तो अभी भी डेरिंग है, क्योंकि हाँ। वजह क्या, मैं 2 नंबर नहीं करता हूँ। आप जोक्स कैसे लेते हैं? वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ लिटरली। आज हमारे साथ बैठे हैं औरंगाबाद के एक्स मेयर, एकलौते मुस्लिम मेयर, जो आजकल आपको बहुत चर्चे में देखे होंगे, और एक हम बोल सकते हैं कि मामू का कमबैक हो गया। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? सलाम लगे सर, सबसे पहले तो मैं बाकी सब चीजें जो हुई वो उससे हटके जो है, मैं चाहूंगा कि एक ऐसा हम पॉडकास्ट आपके साथ करें जिसमें आपके पूरे लाइफ जर्नी पता चले, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो थोड़ा आप अपने बचपन के बारे में बता सकते हैं, कैसे रहा था और कहाँ पे आपकी परवरिश हुई बचपन में? भाई बचपन में तो मैं शहर औरंगाबाद में ही हुआ। अच्छा, प्रॉपर यहाँ की है? जी हाँ सर। और फिर वाली साहब की बदली हुई थी गंगापुर, तो गंगापुर में मैं तीसरी से लेके 6वीं तक के गंगापुर में तालीम हुई। अच्छा, 5वीं तक फिर बंद हो गया था उर्दू मीडियम, तो फिर औरंगाबाद में, फिर न्यू मिडिल में, फिर चेलीपुर हाई स्कूल में मैं तालीम हुई मेरी एजुकेशन। और वालिद साहब क्या करते थे? मेरे वाले सब कंपाउंडर थे। कंपाउंडर थे, तो गंगापुर है उसके लिए आप जी हाँ, शिफ्ट हुई था? शिफ्ट हो गए थे। जी हाँ, ठीक है। तो आप फिर बाद में चेलीपुरे में आपने स्कूलिंग की? न्यू मिडिल स्कूल में, फिर उसका चेलीपुर हाई स्कूल। अच्छा, चेलीपुरा स्कूल। तो आपने 10th तक पढ़े स्कूल? फिर उसके बाद मैं कॉलेज मिलिन कॉलेज किया। मिलिन कॉलेज में? अच्छा, आपने कौन सा कोर्स किया था सर? बस आर्ट्स लिया था मैंने। आर्ट्स लिए था आपने, ठीक है। तो सर ये इसके बाद उसके बाद आपने क्या किया कॉलेज के बाद? नहीं, उसके बाद इस कॉलेज का बाद भी लिया पहले, फिर उसके बाद मैं पूना गया। पूना में कोई फैक्ट्री में सर्विस किया, टर्नर था मैं, मशीनिस्ट ऑपरेटर। फिर वहां भी यूनियन बनाया था। 1965 में पूना में मस्जिद से मुशावरत बनी थी। अच्छा, तो मुशावरत के अंदर मैं था, अमीन पेनवाला थे जो एमएलए थे, मारूफ खान 4 भाई बीड़ी, काफी लोग थे उसमें, सैयद साहब, मुर्तुजा साहब, काफी लोग थे, उनके साथ भी मैं काम किया था। फिर उसके बाद बजाज ऑटो में यूनियन के अंदर था मैं, तो फिर हटा दिए थे। रेस्टोरेंट में काम किया मैं, बजाज में, फैक्ट्री में काम किया था। फिर उसके बाद 2-1 साल में बॉम्बे में भी काम किया मैं। अच्छा, छोटा मोटा ऐसा। फिर उसके बाद वापिस में शहर वापस क्यों आया सर आप? फिर वापिस आ गया ना। फिर अच्छा, वापिस घर बोले कि शहर वापस आ जाओ। फिर शहर में आने के बाद जो, तो फिर मैं कुछ छोटा मोटा कारोबार किया मैं। अच्छा, फिर उसके बाद मैं ऑटो रिक्शा चलाया। फिर ऑटो रिक्शा के बाद हम यूनियन बनाया मैं। तो मेरे साथ ऑटो रिक्शा चलाने में विश्वनाथ राठी थे, चांदीवाल साहब थे, हम साथ चलाते थे, जो हाईकोर्ट जज बने बाद में, चांदीवाल साहब। और काफी लोग थे जो कोई पुलिस इंस्पेक्टर बने, डीवाईएसपी बने। उस जमाने में औरंगाबाद में कोई कारोबार नहीं था। औरंगाबाद मिल थी और सिलक मिल थी, ये 2 मिल थे बस। 2 मिले थी बस, और कोई नहीं। हिमरू में शुरू कोई कार नहीं था, तो ऑटो रिक्शा कम थी। फिर उसका 70 में मैंने यूनियन बनाया था, मैंने ऑटो रिक्शा। अच्छा, तो उसमें हमारे सब ग्रुप था, चांदीवाल सब पूरे, काफी लोग थे, खदीर में आते मरूम, काफी लोग थे, बशारत थे, काफी लोग आ गए थे उसमें यूनियन में। फिर हम वो उससे काम करते करते फिर हम आगे, फिर मराठा आंदोलन हुआ। मराठा आंदोलन के अंदर गोविंद सराफ, रमन भाई, तुम्हारे मनमोहन अग्रवाल, और आपके चंद्रगुप्त चौधरी, हबीबुल्लाह साहब कामरेड, असदुल्लाह साहब कामरेड, सलामी साहब, ये पूरे मराठा आंदोलन के सीनियर लोग थे। सर आनंद भालेराव, कौन से साल में हुआ था? आनंद भालेराव, 72। क्या हमारा जो ऑडियंस है ना, बहुत यंग बच्चे, तो ये सब चीजें थोड़ा उनको पता नहीं, तो आप थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बताए तो अच्छा। तो मराठा आंदोलन के अंदर उसमें हम थे। सेकंड ग्रुप के अंदर जो, तो हम जो काम करते थे उसमें औरंगाबाद शहर में मराठवाड़ा ग्रुप था वो।
मराठवाड़ा जिसमें जी हाँ, जिसमें मैं था, लोमटे थे, आज जो है डॉक्टर कांगो थे हमारे साथ, अर्जुन कापड़े की बेटी थी, और काफी लोग थे, मनोहर टकसाल थे, एसटी प्रधान साहब थे, और एसटी प्रधान सीनियर में थे। फिर उसमें हमारे साथ गोपीनाथ मुंडे थे, महाजन थे। अच्छा, गोपीनाथ मुंडे भी फिर हम मराठा आंदोलन के हम साथी लोग आए। अच्छा, और विजय गवाने परभनी के जो आमदार बने बाद में, हम लोग मराठा आंदोलन के लोग थे। विकास के लिए औरंगाबाद में हाई कोर्ट होना, लेबर कोर्ट होना, घाटी दवा हॉस्पिटल बड़ा होना, ये सब चीजों के लिए हम लोग आंदोलन करते थे पहले। अच्छा, वो चीज में जैसा कि दलितों की शिष्यवृत्ति वार होना बोल करके उनको बहुत पीछे कम थी, वजीफा कम था, तो उनको फिर 40 रुपया। तो एक महीने तक के हम डॉक्टर कुमार सप्तर्षि अहमदनगर से आए थे, उनके साथ आंदोलन करते थे। तो हम सत्याग्रह करना, हमको अरेस्ट करना, फिर शाम में छोड़ना, फिर 5 बजे सत्य, तो हम एक बना करे थे। तो फिर दलितों को 40 रुपये फिर स्टेफन हुई थी, 40 रुपये स्टेफन। तो ये हम चड़वड़ी के लोग थे, हम चड़वड़ी में काम करने वाले लोग थे। जैसा कि आज नारों में लोग जिंदा है, जय भवानी, जय शिवाजी, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, जय भीम, इसको विकास समझती है, विकास नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है। हम डेवलपमेंट के लिए लड़ते थे, मोर्चे निकालते थे, हाई कोर्ट आना, रेलवे ब्रॉडगेज होना। उसके लिए मैं 3 दिन काजी सलीम साहब घर के सामने भूख हड़ताल को बैठे। फिर इंदिरा जी का बुलावा आया तो वहां पर हम दिल्ली को गए। मैं, मेहरा, तुम्हारे बाला साहब पवार थे, डॉक्टर रफीक जकरिया साहब थे आपके, और काफी लोग थे जो हम वहां पर गए, उनसे मुलाकात हुई। फिर वहां मैंने मैडम को दिया था कि हमारे को टीवी स्टेशन होना, तो मैडम ने फिर टीवी स्टेशन मंजूर किए थे। वो मिलने के बाद वीडियोकॉन वालों ने मेरे को फ्री में एक टीवी भेजे थे। अच्छा। कि मामू आपकी वजह से टीवी स्टेशन आया बोल के। तो पुराने लोगों को ये चीजें मालूम थी, तो हम इसके लिए लड़ते थे। और एक खास बात थी, जब 1973 में मेरी शादी हुई, तो मेरे घर को जो मेहंदी लगाने आते थे, तो उस दिन मैं घर पे नहीं था। मेरी तकरीर थी बेगमपुरा और छावनी में, क्योंकि मराठा आंदोलन का था प्रोग्राम था। तो उसमें वो लोग 1 बजे तक रास्ता देख के, पहले 2-3 बजे तक तकरीरें चलती थी, पहले से पाबंदी 11 बजे की नहीं थी। उसके बाद दूसरे 26 को हमारी शादी हुई, और 27 को मैं एक भी घर पे नहीं हुई। 28 अप्रैल को औरंगाबाद बंद था। किस लिए बंद था? ये आंदोलन विकास के लिए। अच्छा, तो हमारी शादी भी ऐसी हुई साहब। और छोटी मोटी गरीबी में अपना करते करते, मेहनत करते करते आए। लेकिन मैंने मेरे बच्चों को पढ़ाया। मेरी दोनों बेटियां डॉक्टर निकली, मेरा बेटा अच्छा निकले, मेरे भाई के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, मेरे सब भाइयों के बहनों के बच्चे, सब एजुकेशन के अंदर। हम ज्यादा मेरा ख्याल था, मैं जहाँ भी मेरा रहा तो मैं कहता हूँ कि बच्चों को एजुकेशन पे तालीम दो, दीनी तो तालीम भी दो और दुनिया भी। ये मेरा पहले से उसूल रहा है मेरा। तो ऐसा मुसीबतें करते करते हम आगे आए। फिर उसके बाद 86 का फसाद हुआ, कुछ झूठे केसेस डाले, क्योंकि हमारी यूनियन थी। मैं ट्रक यूनियन का सदर था, रॉकेल यूनियन का सदर था, गिरडी यूनियन का सदर था, ऑटो यूनियन का सदर था। फिर मोहर्रम का भी अध्यक्ष बना मैं। गणेश महासंघ में भी मैं थे, जो अब मेरे को 51 साल हो गए। और अम्बेडकर जयंती में भी आज हूँ मैं, आपके तुम्हारे इस अन्ना साठी जयंती में हूँ। सब मैंने मतलब सब में मिलजुल के काम करना है, ये हमारा था। मोहर्रम का भी था। तो ये चीजें करते करते आए, तो उसमें हमारी पुलिस से दुश्मनी हो जाती थी, रिक्शा यूनियन से उससे। तो बदला लेने के लिए झूठा केस भी हुआ था। बाद में साबित नहीं कर सके कोई चीजें ऐसी जो गलत चीजें बतलाए थे। तो ये चीजें सब बहुत मुसीबतें करते करते हमको तश्तरी में कोई चीज नहीं मिली। आज का माहौल बड़ा अच्छा है। आज कोई भी आदमी पार्टी का लीडर बन जाता, पेपर में फोटो आ जाती, अम्मा भी बुलाया लेती, बीवी भी दुआ देती, बने रह जब बन गए लीडर। वैसा नहीं था। हम बहुत तकलीफें झेले, हम लोग जेल गए, ये गए, वो चीजें तो बहुत मुसीबतों से आता था पहले। और आज तो समझ भी नहीं आता पेपर में क्या आ रहा है। एक जगह फोटो आती, ये पार्टी का सदर बन गया, और बाजू में आती, ये मर गया। तो अब आपको देख रहा है मरा कौन, सदर कौन बना। हम हालात ऐसे हो गए। सही बात सर। ये आप इलेक्शन फर्स्ट टाइम कब लड़े आपने, और इसमें ये आपके जो आंदोलन से आप पार्टी पॉलिटिक्स में कब गए? मैं शुरू से, मैं बोला ना पूरा से, यानी बचपन से मेरे को शौक था काम करना, कराना चीजें, शुरू से मेरे को शौक था। और 88 के अंदर मैं पहला इलेक्शन लड़ा मैं। हाँ, 88 तो उस टाइम पर भी मेरी मशाल निशानी थी। ये अब सर्कल पूरा कंप्लीट हो गया, तब मशाल लेके आपने स्टार्ट किया था, अभी फिर से आपके पास मशाल आ गई। तो उस जमाने में मेरे पास कोई भी नहीं था। मेरे को उस जमाने में अकबर पटेल मरहूम मेरे दोस्तों में से, उन्होंने अजीज खुसरो साहब मरहूम, ये कई लोग थे, इस्माइल साहब थे, अमानुल्लाह थे, सब ये लोगों ने मुझे चंदा दिया। अच्छा। और मेरे खिलाफ अमान के कैंडिडेट थे, लेकिन उन्होंने तकरीर करे थे बाराकुल्ले पे आके। वो कहते कि हमारे आदमी को वोट दो, लेकिन रशीद मामू बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा वर्कर है। तो लोग चिढ़ गए थे कि अमान तब आए हमारे तरफ से तारीफ मामू। बोले भाई मामू है अच्छा करके मैं बोला। तो उस टाइम पर मैं अकेले ही दीवार पे पेंट मारना, अपने हाथ से लिखाना,
वहां से अपना ही चैतरंजी बिछाना, अपने ही अनाउंस करना, अपनी तकरीर करके निकलना। ये सर थोड़ा आप डिफरेंस बता सकते हैं कि आज जो नगर सेवक बन रहा है और आपने जब पहली बार नगर सेवक बने उसमें क्या डिफरेंस आ गया? साहब उस टाइम पर तो मुझे चंदा दिया गया था। अच्छा, चंदा मिला। चंदा मेरे को दोनों तीनों इलेक्शन में चंदा मिला। मैं उसमें मैंने कभी पैसों का वो देखा नहीं। आज भी जो मैं देखा करोड़ों रुपये चल रहा, मैंने आज भी 1 रुपया नहीं दिया किसी को। अगर किसी ने साबित कर दिया 1 रुपया, मैं कल रिटर्न दे दूंगा। मैं वहां जाके मालूम बात ले सकते। प्रभात सब चिढ़ते थे, मामू पैसे नहीं दिए। मैं काय के देंगे? हाँ, इसमें मेरे बेटे ने साथ दिया, तबरेज नुमानदान ने, मेरे पोतरों ने साथ दिए, शादाब बच्चा मेरा है, शादाब में ताहिर बोल के है, ये पूरे लोगों ने, मेरे भांजे साले हबीब, ये काफी लोगों ने मेरे को मदद की। जो मेरे रिश्तेदार थे, साले दूसरे खानदान में, उनके दोस्त था, अमजद था, एक रियाज थे मेरे बेटे के दोस्त था, ये लोगों ने भी मुझे साथ दिए। तो हम चंद लोगों ने मिलकर काम किए और 5-6 दिन पहले कुछ अनाउंस किए। दूसरी चीज, मेरी मिसेस जिन्होंने के 2-2 लेडीज लेके घर घर जाना, मेरी दोनों बेटियां डॉक्टर घर जाना, मैं भी इंडिविजुअल घर घर जाता था प्रचार। अच्छा। इलेक्शन कैसा लड़ना वो चीज मैं लड़ा, मजमा लेके नहीं जाता था। हाँ, अभी मजमा निकला, बड़ी पदयात्राएं निकली, तो उनके साथ में शामिल होता था। हलवाई की दुकान पे चचा की फातिया, उनमें मैं शामिल हो जाता था। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं मेरी तरफ से खर्चा मैं नहीं, कोई चीज नहीं। आप किसको भी पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल मांगू। सर अभी जो ऐसा दिख रहा है कि जो कैंडिडेट भी है वो पहले से बहुत अरबपति करोड़पति नगर सेवक लेवल पे भी, तो मतलब जैसा आप पहले बता रहे कि पहले हम चंदा लेके खड़े होते थे, तो आज तो मतलब वो नहीं, हो ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं वो चीज। साहब जब 68 का दंगा हुआ था औरंगाबाद में, उस टाइम 7 मुसलमान पैसे वाले थे खाली। अच्छा, खाली 7। और बंगले भी किसके थे? तुम्हारे जुबेरी बेगम का बंगला जो है तो तुम्हारे मिल का पे, बाकी यहाँ 3 का घर था। माजरी तो तुम्हारे आपके यहाँ पर बंगले बहुत कम थे, इमरू मिश्रू का था, सिलंग मिल वालों का था, वो तो 7 तो मुसलमान पैसे वाले थे जब। कोई नहीं था। और उस टाइम पर मोइन भाई, मसूद भाई, कई लोग जो जेल में गए थे, दादा भाई हमारे, उस्मान मियाँ, सिल्ले खान ले, आपके अभी उस टाइम पर आजम भाई जिंदा है, उसमें करीम पहलवान के छोटे भाई, ये 19 लोग अंदर थे चांद कलर। तो मैं अदालत पे जाके चाय पिलाना, कुछ भजिए देख, यार छोटा पैदल जाना, कभी साइकिल नसीब नहीं होना, तो वो लोगों ने मेरा नाम मामू रखे, माँ का मुंह, अरे मामू आ गया, ये लोगों की दे दे। अच्छा, मुझे जो उन्होंने मेरा नाम मामू रखे 68 के दंगे की बात। 68 के दंगे। सर वो दंगा क्यों, आप थोड़ा बता सकते हैं कि क्या रीजन थे उसके? सब उस टाइम पर ऐसा हुआ कि कुछ एक माहौल बिगड़ा हुआ था। अच्छा। और माहौल बिगड़ने के बाद उन्होंने बोले कि गाय को छुरी मारे, छुरी, असल में एक जानवर मुंह हाथ डालने आ गया था, तो बच्चे के हाथ में छुरी थी, डबल रोटी काट रहा था, तो मारे तो जरा सा नकुरा लग गया था। लेकिन वो लेकर अफवाह फैला दी। अच्छा, अफवाह फैला दी तो दंगा काफी। तो ये वो टाइम था जब बाबरी मस्जिद के पास सब जगह? नहीं, पहले। अच्छा, पहले 68 की बात कर, 68 की बात। फिर 20 साल के बाद 86 में दंगा हुआ। 86 में दंगा हुआ। फिर उसके 2 साल के बाद 88 में हुआ। मैं 86 की बात कर, 68 की बात, 68 की बात। फिर उसके बाद जो तो तुम्हारे 71 में मस्जिद अक्सा का जुलूस निकला था। अच्छा। जो मेरे और सालम चौश के नाम पे परमिशन था, बहुत बड़ा जुलूस निकला था। फिर शानूर मियाँ का जो सदर निकला था, तो उस टाइम पर कम से 8 से 10 हजार पब्लिक थी, पुलिस वाले 4 थे, और किसी को नहीं मालूम था कि ये संदल निकाला। गुलमंडी से, इससे और पूरे से हम गए थे, तो पूरे अग्रवाल था, उसमें केस हो गया था सब पे, हम मेरे पे नहीं हुआ, दूसरों पे होगा, 10-10 रुपए फाइन हुआ। फिर बाद में जब से अब आप शानू मियाँ के उर्स में पुलिस ज्यादा रहती, पब्लिक कम रहती। तो ये पुरानी बातें थी जो आ गई है, विकास के इसके लिए लड़ते हुए। सर आप ये कब बने थे, मेयर कब बने थे आप? मैं 97-98 में मेयर बना। 97 के अंदर मेयर बना, तो मेरी चिट्ठी उठी थी, तो उससे पहले मैंने काम किया कि कितों को सर्टिफिकेट मिला। तो शादाब के वालिद बाबू मियाँ मेरे साड़ू छोना, उनको तहसील में 6 महीने बैठे उन्होंने गट्ठे देखते हुए। अच्छा। मैंने बोला जाके देखो, तो ऑफिस वालों को मालूम होती है कलेक्टर ऑफिस से आया, लेकिन वैसा नहीं था। उन्होंने गट्ठे में देखे तो हमको 3-4 सर्टिफिकेट मिल गए जो झूठे बने हुए थे। अच्छा। मेरे को ऐसा शक था कि कल कुछ होगा तो, और मेरे को आई थी कि ऐसा अगर चिट्ठी उठी तो, और इत्तेफाक से ऐसा हुआ, चिट्ठी उठ गई। वो लोग कोर्ट में गए मेरे खिलाफ, तो मैं उनको चैलेंज किया कि तुम्हारे झूठे सर्टिफिकेट है, 2-2 सर्टिफिकेट है। वो मुझे वहां से फायदा हुआ था। फिर उसके बाद मेरे को जोशी साहब कमिश्नर थे, उन्होंने मुझे घर से अर्जेंट बुलाए, बोले मामू आपके नाम की सुपियारी निकली। अच्छा। तो फिर आके वहां पर पूछे लोगों को, तो बोले हाँ ये 4 दिन से, बोले 2 दिन से लोग आके पूछ रहे, बोले ये पैंट है, ये शर्ट है। वहां बॉम्बे की CID ने रिपोर्ट दी थी कमिश्नर कि ये गाड़ी वालों की, मामू कब जाते कब आते। तो फिर पुलिस बंदोबस्त दिए थे। फिर उसके बाद 50 लाख की ऑफर किए कि आप मत लड़ो बोल के। अच्छा। लेकिन उसके बाद, हाँ, उसके बाद तड़ेकर साहब वकील थे जिन्होंने एक पैसा नहीं लिए, मेरे लिए केस लड़े हाई कोर्ट के अंदर, उनका एहसान है। उन्होंने लड़े, लड़ने के बाद जीते। मेरे खिलाफ 8 वकील थे। 8 वकील थे। फिर यहाँ से जीतने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में भी मैं जीता, 4-5 केसेस लगाए थे, सुप्रीम कोर्ट में जीत गया।
जीत के फिर मैं महापौर, तो फिर कोर्ट ने बोला इनको और चार्ज दे दो, फिर ना किसी को कुछ बोलना पड़ा, उड़ गए कुर्सी से, चार्ज दिए, ना 1 रुपया देना ना लेना। मेरे तो ये पहले चिट्ठी उड़ाते थे कि मेयर कौन बनेगा, ऐसा कुछ? नहीं, पहले ऐसा नहीं था। नहीं, नहीं, पहले था। तो अब तो पूरा चेंज हो गया कि जिसके पास पावर है उस हिसाब से अब? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अभी भी कल चिट्ठी उठेंगी 22 को। अच्छा, कल चिट्ठी उठेंगी? हाँ, तो उन्हें ऐलान करे चिट्ठी उठ रही, जाओ जाके जिसको जाके देखना है। तो अच्छा, सबके सामने उठता है, तो वो फिक्स नहीं रहता कि कौन बनता है? ऐसा नहीं है। सर, आप पहले मतलब मेयर थे, आप इतने पुराने, थोड़ा जो हमारे यंगस्टर उनको दिखाते कि जो कॉर्पोरेशन रहता चलता कैसा, मेयर से लेके जो नगर सेवक का रोल रहता, पूरा आप वर्किंग कैसी रहती है वो बता सकते हैं? एक बात मैं बोलता हूँ आपको कि म्यूनिसिपैलिटी जिसको बोलते हैं अपन, नगर पालिका, हाँ, वो नाबालिग बच्चा, अच्छा, छोटा बच्चा, और कारपोरेशन में तो जवान बच्चा। अच्छा, गवर्नमेंट का ये है कि नगर पालिका को खुद खर्चा देते, पूरा पूरा उठाते, अच्छा, पूरा खर्चा। नगर पालिका को बोलते तुम जवान हो गए, तुम कमाओ, तुम खर्चा करो। अच्छा, तो जो हमने खर्चा कमाना और हमने खर्चा, ये मालूमात नहीं लोगों को। अगर बहुत मुश्किल से मांगो तो कुछ फंड देते हो, नहीं तो नहीं, तो बोलते तुम कमाओ, तुम खर्चा करो। अच्छा, ऐसा है फर्क, दोनों में कंपेयर करके बता दिया म्यूनिसिपैलिटी के अंदर। और दूसरी चीज, जाने के बाद मैं हर एक को कहूंगा, पहले आप एक्ट पढ़ो, कारपोरेशन एक्ट क्या है, जनरल बॉडी रूल्स क्या है, आप मीटिंग कैसी चलाना। अगर आपने स्टडी करे स्टैंडिंग कमेटी किसकी, तो आपको कामयाबी हो सकती है। जैसा कि एक तब साजिद में को चेयरमैन बनाना था, हाँ, तो महापौर उठ गए कुर्सी से, डिप्टी महापौर नहीं बैठे, चेयरमैन नहीं आए, मैं कुर्सी पे बैठ गया। अच्छा, और मिनट्स लेकर के मैं कुर्सी को पकड़ लिया, उठाने की कोशिश की, मैं उठा नहीं। मैंने जो रूलिंग दिया उसमें उन्होंने चेयरमैन बने। हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने बोला कि महापौर इज करेक्ट। क्योंकि चेयरमैन क्यों करेक्ट? क्योंकि उन्होंने ये देखी कि सीनियर, जब महापौर नहीं, उप महापौर नहीं, कमिश्नर नहीं, तो फिर कौन है? स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन नहीं, कमिश्नर नहीं, चेयरमैन। तो फिर उन्होंने कही कि वकील कौन सीनियर है? हम में 4-5 सीनियर थे, मैं था, लता दलाल थे और काफी लोग थे। फिर कोर्ट ने पूछा इसमें उम्र किसकी ज्यादा? मेरी उम्र ज्यादा थी। अच्छा, बरोबर में चेयरमैन बने। तो फिर उनको इस साजिद में बनाए थे चेयरमैन। ये सर पोजीशन आप बता सकते, जैसा मेयर हो गया तो आपने बोले स्टैंडिंग कमेटी, तो पूरा एक आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते कि क्या क्या रहता है उसमें? देखिए साहब, मेयर को पूरी मीटिंग के पावर रहते हैं, मीटिंग चलाना, ठहराव पास करना। हाँ। लेकिन जो म्यूनिसिपैलिटी को जो पावर है प्रेसिडेंट को, वो मेयर को नहीं है। अच्छा, मेयर को ऑनरी पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है। अच्छा, एग्जीक्यूटिव पावर कमिश्नर के बाद हमने रूलिंग पर बना करके देना। कमिश्नर को कोई ठहराव पसंद नहीं आया, वो गवर्नमेंट को भेजते कि ठहराव कैंसिल। ठीक है। और दूसरी बात ये, जो भी फाइल तैयार होंगी वो कमिश्नर की सेंस से जाएंगी, महापौर की सेंस से नहीं जाती। अच्छा, कमिश्नर की सेंस से। और नगर पालिका में प्रेसिडेंट को पावर ज्यादा है। नगर पालिका में प्रेसिडेंट इसलिए ज्यादा कोशिश करके अपने बच्चों को खुद ये जो चुन के आते हैं, वो बात है। महानगर पालिका में ऑनरी पावर, एग्जीक्यूटिव पावर नहीं। अच्छा सर, जैसा कि मैं महापौर बना था, हाँ, मेरी गाड़ी में 1 साल में मेरी बीवी बच्चे नहीं बैठे, और पहला महापौर हूँ जिसने बंगले का चार्ज लिया और चार्ज दिया। मेरे को बंगला देने को 6-7 दिन लगाए। अच्छा, रजिस्ट्रेड नहीं था, मतलब मैं नहीं लूंगा। फिर बंगले में क्या क्या सामान है गिन के मेरे को दिए, मैंने साइन करके बंगले में गया, और आते वक्त मैंने पूरा उनको एक चमचा दे के आया। मैंने कभी वहां की एक चमचा नहीं उठाया, न मेरी गाड़ी में मेरे बीवी बच्चे बैठे। 1 साल मतलब ये रूल था या आपने खुद से ही नहीं बैठा? नहीं, मैं तरीका ये ना, किसी की अमानत में खानत क्यों करना। और बहरे को कहता था कि मेरे हक में दुआ ऐसी करो कि मेरी इससे आया हूं मैं, कि मुझसे ऐसा कोई जलील काम ना हो जिससे मेरी कौम बदनाम हो। सबकी नजरें रहती है करके मैंने बताया। सर थोड़ा आप उस टाइम का बता सकते हैं जब कांग्रेस में 10 आप नगर सेवक थे, आप थे, मोहसिन अहमद साहब थे, तो उस टाइम पे वर्किंग कैसी रहती थी कांग्रेस की? पहले टाइम में इंडिपेंडेंट चुन के आया, पहले फर्स्ट टाइम में। दूसरे टाइम पर मैं तराजू से छूट गया इंडिपेंडेंट। महापौर में इंडिपेंडेंट बना। अच्छा, फिर आप कांग्रेस ज्वाइन कब करे? कांग्रेस ने बिल्कुल, दड़ा साहब ने फिर अपने ताब बुलाई कि हमारे टिकट पे तुम खड़े रहो। अच्छा, ये दड़ा साहब के कहने से तीसरे इलेक्शन में तीसरे टर्म में कांग्रेस रहा था। अच्छा, ऐसा था। तब से आप पार्टी में? नहीं, पार्टी में नहीं, बस खाली मैं मीटिंग को जाता नहीं था बस में। अच्छा, पार्टी में पहले से नहीं थे? नहीं, मतलब उन्होंने लिए तो उसके साथ सब में कांग्रेस ही समझते, मैं भी कभी मेंबर बना नहीं था कभी। अच्छा, आप पार्टी मेंबर नहीं बने थे कभी? नहीं, बस ऐसा चाड़ा बच्चा है, बस उसमें बस एक लेबल लगा बस। कोई आप गांधी भवन में कुछ ज्यादा देखे भी नहीं होंगे। अच्छा, कोई ज्यादा देखते भी नहीं, तो ऐसा चलता था, उसमें क्या है। थोड़ा सर आप सिटी के बारे में बता सकते हैं कि पहले कैसी सिटी थी आपके टाइम पे, आप जब मेयर थे, और अभी क्या फर्क आ गया उसमें? और क्योंकि अभी स्ट्रक्चर बहुत खराब हो गया सिटी के, अपने सब जगह ट्रैफिक हो गए, और पहले हाउसिंग सोसाइटी का भी आपने बोले, जैसा आप उस टाइम पे बोले कि जब रोशन गेट के आगे तो कुछ वहां पे बना नहीं होगा, कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ था नहीं, तो ये प्लानिंग कैसे हुई अपनी सिटी की? जब आप मुझे अच्छा याद है, डॉक्टर खेड़कर साहब जो है तो
वो चेयरमैन थे महाड़ा के, हम्म, चंपा चौक के पास जो घर थे, हाँ उन्होंने कहे कि 1,000 रुपये मैं घर देता हूँ, ले लो, 1,000 रुपये बैंक से लोन लो हाँ और 1,000 रुपये भरो और 7,000 रुपये बैंक से लोन लो। तो हमारे लोगों ने बोले हम काय तू जाके लेना। अच्छा मेरे को बोले डॉक्टर साहब, बोले मैं 500 रुपये देता, मतलब था मेरे पास 500 रुपये भी नहीं है। हम्म, तो वहां पर लोग लिए नहीं घर, उसके आगे आबादी कहाँ थी। नहीं फिर दिया। उसके बाद करीम साहब ने जो प्लाटिंग करे करीब कॉलोनी, उनके पास साहब हमको दो, तो बांसा लगा हुआ था, ले बांसा उठाए, 2 बांसे ऐसे 3 बांसे ऐसे गिनते थे। अच्छा जमीन जो करीम कॉलोनी कहा तो नहीं थी ना आबादी उधर, चंपा चौक के उधर आगे कहा था, हम्म, किराड़पुरा आगे था। किराड़पुर जब आते थे तो बोलते हम शहर में जा रहे, अच्छा वो शहर बोलते थे। उस टाइम पे शहर बोलते थे। जी हाँ सर। हम्म, तो रोशन रेड्डी तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने बनाई थी कॉलोनी चंपा चौक के पास महाड़ा कॉलोनी, नहीं लिए लोगों ने, फिर दूसरे लोगों ने लिए। आज वही घर हम लोग खरीद रहे जिसकी की कीमत 25-30 लाख है, हम्म, और जो लोगों ने लिए थे 1,000-7,000 लोन लेके, हम्म, उसका आज 1-1 लाख हो जा रहा, 25,000 वो पैसे भर रहे ब्याज के साथ, और फिर घर के पैसे अलग। हम्म, तो ये आबद पहले छोटा था, और सबसे पहले झोपड़पट्टी शाह बाजार में बिठाने वाले अंसार, कामरेड अंसार, बॉम्बे से आए थे, नहीं मालूम, बॉम्बे में रहती यहाँ पहली झोपड़पट्टी उन्होंने बिठाई, कामरेड अंसार। जी हाँ, अच्छा। निसार साहब, निसार, हम्म, ये लोगों को मालूम है, सबसे पहले बैठे। कुछ लोगों को कुर्बानी भी है, और जैसा डॉक्टर हफीज जकरिया साहब ने औरंगाबाद में 4 महीने में पानी की लाइन लाए, कितने? 4 महीने में। अच्छा 4 महीने। हाँ जी हाँ, 72 में दुष्काल पड़ा था, हम्म, तो उन्होंने इंदिरा जी से करते मंजूरी करा के करके, और टाटा में ट्रेन पलट रही थी, कोई मालूम हुआ, उन्होंने टाटा से ट्रेन पलटा के यहाँ पाइपलाइन लाई, जो आज हम 20-25 साल में पानी की लाइन ला नहीं सक रहे। डॉक्टर फिक्सर साहब कारनामा है जो उन्होंने 4 महीने में पानी लाइन लाई, जैसे सिडको उन्होंने बसाया, आज इतना बड़ा आजाद कॉलेज उन्होंने दिए, जिसकी वजह से कई लोग फायदा उठा रहे। नहीं तो पहले खाली एक हकीम साहब की औरंगाबाद में दुकान थी, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल दुकान मुस्लिम। अच्छा। आज कितने बच्चों की दुकानें हुई, आज कई लोग खुल गए। भगवान होम्योपैथिक कॉलेज बनाया, उसका मैं लाइफ ट्रस्टी था, डॉक्टर 75 में बना कॉलेज। अच्छा, ये चिस्ता कॉलोनी वाला पड़ेगा। जी हाँ डॉक्टर। जी हाँ, तो उसके आज भी तो कुछ लोगों के साथ ताल्लुकात ये चीजें थी जो पुराने लोगों में था, आज भी पुराने लोग इज्जत करते हैं। सर ये प्लानिंग जो अब मुस्लिम एरिया में देखते हैं हम, ऐसी प्रॉपर प्लानिंग क्यों नहीं? ऐसा लगता है कि कुछ बिना टाउन प्लानिंग के बने हुए सब घर तो इलीगल बन गए ना, क्या करेंगे उसको। मेरा वही कहना है, आज भी 20-30 के प्लाटिंग हो रही शहर में कई जगह। 50 साल के बाद झगड़े होंगे, तलवारें निकलेंगी, तेरा मुर्दा मेरे कब्रिस्तान में क्यों ला रहे। लोग 20-30 के प्लाटा कर रहे, कब्रिस्तान को जगह नहीं दे रहे। बहुत एहसान कर लिया, मस्जिद की जगह छोड़ते 20-30, 30-40, बस कब्रिस्तान की जगह कहाँ है। आज कब्रिस्तान कम पड़ जा रहे। हाँ, क्या करेंगे आप। अब जैसा मैं पड़ेगा मैं इलेक्शन में खड़ा, तो हम मुझे लोगों ने ये कहा मामून कुछ नहीं, खाली हमको कब्रिस्तान के लिए कोशिश करो। कल जाके मैं मैप देखा, कल ही जाके मैप देखा, एक भी जगह कब्रिस्तान की दी। गवर्नमेंट के गहरान है, अब गहरान के लिए ठहराव पास होना, कलेक्टर ने देना, खैर कोशिश करेंगे, मालूमात नहीं। डेवलपमेंट प्लान जब हमारा सोते रहते हैं, मुश्किल हमारे को जाती है, परमिशन लेने को हम डरते। अच्छा 20-30 के प्लाट करे, 10 फीट की गली जगह उसको 3 फीट की कर देते हैं। गलती हमारी भी कुछ है ना। तो ये घर जो टूट रहे सर, इसमें मतलब अपने लोगों की गलती प्रॉपर उन्होंने बनाई नहीं, आगे करके बनाए। मैं स्लम एरिया जो ये तुम्हारे गुंटेवारी जो है, हाँ, मैंने अहमदनगर और पुणे में जाके गुंटेवारी देखा, तो मुझे यकीन नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि बांधकाम परमिशन लेके बांधकाम करे उन्होंने। अच्छा, इतना स्कूल की जगह छोड़े, दवाखाने की जगह छोड़े, रोड छोड़े, हमारे पास नहीं है, ऐसे ही बना रहे हो। बस हमारे पास हाशम भाई जेठा आए थे पुराने, उन्होंने यहाँ की कौम की हालत देख करके 250 एकड़ जमीन लिए थे उन्होंने, मुस्लिम के लिए हाशम। आज पीआर कार्ड में हाशिम भाई ट्रस्ट का नाम है, 50 एकड़ जमीन भाईजीपुरा, 200 एकड़ जमीन जौहर कॉलोनी। कहाँ है जगह, किसने बेचा, बतलाइए। औकाफ को जमीन है, किसने दिया औकाफ को जमीन? नवाबों ने दी, उन्होंने तवाइफों ने जमीनें दी। जो तवाइफे खाली गाना गाते थे, नमाजी परहेजगार थे, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, दूर बैठ के गाना गाते थे वो। और कोई नौजवान बच्चा गया 50 साल 60 साल बूढ़े सुकून हो जाते दिमाग में। बच्चा गया तो 25-30 साल का, तो आखिरी में पैसे उठाते थे, बोलते थे बोलो आप कहा रहे थे, क्यों हमारे आदमी छोड़ने आएंगे, अब्बा को बोलेंगे गाना सुनने, अलाउ नहीं था। वो तवाइफों ने वफ करे, गुजरात के सामने पूरे घर तवाइफ के वफ करे। ये कौन से एरिया में? पानदरी पे घर वफ करे। खानी सामने घर वफ करा, मस्जिद सामने घर। 1958 में बिड़किन की 22 एकड़ जमीन वफ करी। खुदाबाद के दरगाह के सामने जमीन तवाइफ के वफ करी। ये लोग मालूम बात नहीं, उन्होंने इतना ये करे हुए। आज उनकी जमीनें तुम बेच डाल रहे। आज वो जमाने के तवाइफ हो गए, आज बच्चे बड़ी बड़ी पोस्टों पे, वकील है, डॉक्टर, बड़ी, मैं नाम नहीं लूंगा। अल्लाह ने उनको नवाजा और इनके बच्चों को टुकार कर दिया अल्लाह ने, जिन्होंने बेचा होगा। काय आशा बेच 250 एकड़ जमीन। देखो आप सिटी सर में जाके देखो, रिकॉर्ड में जगह कौन बेचा।
हमको सब मालूम, क्यों नाम लेना आप किसी का? ये हालात ऐसे किसको बताएंगे? सर आप सिटी का भी आप देख रहे हैं, बहुत जो यंगस्टर है हमारे नौजवान बच्चे बहुत भटक जा रहे हैं, ना एजुकेशन में उनका ध्यान है और नशों में बहुत लग गए। तो पहले ये एकदम आप कब से देख रहे हैं कि कब से स्टार्ट हुआ और ये क्या इसका आप रीजन लगता है आपको कि एकदम से जो हमारी नौजवान कौम है वो भटक गई रास्ते से? इसके अंदर एक चीज है साहब कि अदब लिहाज खत्म हो गया, अच्छा। हमारे पास पढ़ाई खत्म हो गई। कोई चाहे उर्दू हो, मराठी हो, कोई अखबार तो पढ़ो, आपको मालूम होगा कि दुनियादारी क्या जा रही। आप मोबाइल में गलत चीजें देखते, अच्छी चीज आपको देखना ही आपने छोड़ दी है। आप कहीं जाइए, अगर बात हो रहा तो आपको नींद आएंगी, और किसी की गिबतें करे तो आपको बड़ा मजा आएगा, आप तालियां बजाते बैठे रहेंगे। हमें शऊर कम हो गया, और शऊर कम होगा तो लाजमी चीजें आदतें बिगड़ने वाली है। जैसे कि कमिश्नर साहब से मीटिंग हुई तो वहां पर मैंने ये कहा, सबने कही कि कमिश्नर साहब को कि भाई गोलियां पकड़े, बड़ा अच्छा करे, अपने लोगों को पकड़े, सजा दे रहे, घुमा रहे। बोला साहब मैं खुश नहीं हुआ, आप फैक्ट्रियां बंद करो, बड़े बड़े लोगों को पकड़ो, मैं आपको लड्डू में तोड़ लूंगा। तो बड़े लोगों को कौन रोक रहा है? क्यों नहीं पकड़े बड़ी फैक्ट्री? आज सऊदी में जाए तो लोग डरते नशे की चीजें खुला बेचने को, यहाँ बिकती है बहुत एकदम आम छोटे छोटे 10-10 12 साल के बच्चे। वही सवाल आ रहा ना, लोग बिगड़ जा रहे हैं ना। अच्छा, डर नहीं है, माँ बाप का डर नहीं है। और बचपन से माँ बाप पहले आंख निकाले तो बच्चे डरते थे, अब तो माँ बाप भी खुद बच्चों को लाड़ना शुरू कर दिया बचपन से। अच्छा, कोई माँ बाप आके नहीं पूछते बच्चा नमाज को गया क्या नहीं गया, अरबी पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, स्कूल को गया क्या नहीं गया, बस मजे में, ये भी थक गए आ गए ना। माँ को, अच्छा माँ हो घर में तो माँ बाप टीवी में बिजी, बाहर गप्पे मारने में बिजी, तो करेगा वो। अच्छा, खुद बिगड़ते फिर कौम बदनाम, ये बदनाम, हम खुद अपने आप को क्यों नहीं सुधारते? इसमें सर क्या हम कर सकते हैं जिससे थोड़ा सही रास्ते पे आए? क्या बस अल्लाह ही सुधारे, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्या क्या बुरी है ना पे, जरा सी बातों में मर्डर हो जा रहे, जरा सी बातों में कुछ छोटे बड़ों का अदब लिहाज नहीं रहा। क्या बोलेंगे? आज मेरे को खुशी इस बात की होती है कि आज कोई भी बदमाश बच्चा रहो या शरीफ रहो, हिंदू मुसलमान दलित कोई रहो, मेरे सामने सिगरेट नहीं पीते, देखे तो छुपा लेते। मैं तो कई दिन मीटिंग में बोलता हूँ, अगर साहब जिस दिन ये लोग मेरे सामने सिगरेट पीएंगे मैं लीडर छोड़। फिर सर आपकी, हम जब आपके बारे में थोड़ा रिसर्च कर रहे थे, आपका पता चला जो औरंगाबाद टाइम्स के फाउंडर थे और मोतीवाला साहब, आपकी बहुत क्लोज फ्रेंडशिप थी, तो थोड़ा आप उसके बारे में बता दें कैसे आप दोस्त बने? सब अमानुल्लाह के जो बड़े भाई मेरे क्लासमेट थे। अच्छा, क्लासमेट है? हाँ जी। अजीज खुसरो मेरे से 4 महीने बड़े, हम आमखास के दवाखाने में साथ में रहते थे, बचपन में साथ खेलते थे। अच्छा, तो बचपन से? हाँ, उनकी वालिद साहब की होटल थी, मेरे वालिद साहब दवाखाने में नौकरी थे, हमारे बचपन से साथी थे। और अमान के बड़े भाई मेरे ये थे, और उस जमाने में कुछ था नहीं तो एक ग्रुप था, और उस जमाने में कुछ एक वाक़या भी होगा तो मैं मदद करता था सबकी। आज कई लोग मिलके बोलते कि मामू आपने हमारी मदद करी हुई है। उस जमाने में जब कोई पुलिस स्टेशन जाता नहीं था, मेरी रिक्शा ही नहीं थी, बोल के ताल्लुकात तो मैं जाता था, तो मेरे को बदनाम भी करे मामू पुलिस का आदमी। फिर वही क्या करे, सबको बुलाए, बोले भाई मामू को मैं मस्जिद शुरा में ले रहा हूँ, तो हंसे लोगों ने, तो बोले भाई मैंने सुना पुलिस के अंदर, हाँ, तो बोले मेरे को सबूत ला के दो। 3 दिन मीटिंग के लिए सबूत है, नहीं तो हमने सुने, कल तुम बोलेगी मैंने सुना चांद दिख गया तो मैं फैसला दे दूं, सबूत दो। फिर तुम 2 नंबर का धंधा है, बोले नहीं, जुआ सट्टा खेल नहीं कोई, फिर तुम्हारे नंगों का राज क्या देंगे मामू, बोले बस सिर्फ उनकी लीडरी नहीं होना, बल्कि जैसे कि आज के दौर में मेरे खिलाफ कई लोगों ने लाके कैंडिडेट खड़े कर दिए। हाँ। कि मामू ऊपर नहीं आना, ये एक मैंने मेरी पब्लिसिटी, कई लोग, अब क्या नाम लियो मैं किसी का, वहां मुस्लिम वोटिंग का फिर भी लाके खड़े कर दिए मुस्लिम को मेरे गिराने के लिए। तो अब क्या बात करेंगे, किसके तारीफ, किसका शिकायत करके फायदा भी नहीं। आप खुद देख लीजिए, मेरे खिलाफ जिसको लाके मुस्लिम खड़े करे उन्होंने 4000 वोट ले लिए, और मैं गिरता तो वोटिंग 8000 मुसलमान, 32000 वो लोग थे, उनके वोट भी मुझे मिला करके, मेरा मुस्लिम वोट भी मुझे मिले, लेकिन कम मिल गए उनके, वो लोगों के मुझे ज्यादा, और तो पूरे वार्ड में मैं फर्स्ट आया हूँ, जिन्होंने खर्चा करे वो नहीं आया, मैं आया। मामू आप ये कैसा देख रहे हो अपनी सिटी में भी और महाराष्ट्र में, ऑल ओवर जो है, अभी तो अपने सिटी में सिर्फ बीजेपी और एमआईएम ही दिख रही, बाकी सब पार्टियां ऑलमोस्ट खत्म हो गए, तो ये चेंज कैसा है, आपको क्या लगता है? क्योंकि शिवसेना का एक टाइम पे गढ़ हुआ करता था और कांग्रेस भी मजबूत थी अपनी सिटी में, लेकिन ये एकदम से शिफ्ट कैसा आ गया? भाई एक बात है, जज्बात बढ़ गए ना। अब आपको अगर कभी एक बात याद रखो कि आपने अगर कभी किसी को गाली दी है, कर नहीं सकते, आज हमने आके बोले मोदी ऐसा, रशा ऐसा, हम कर सकते कुछ? बच्चे तालियां बजाते, क्या अच्छा बोला, फायदा? तुमको जज्बात की तकरीर करो, बस इमोशंस पे बस। मैं तकरीर कर रहा था अभी शांतिपुरी में, हाल तक, तो मेरे को हमारे बच्चे ने बोले पापा तुम स्लो तकरीर कर रहे हो, जरा जज्बात पे लो। मैंने जज्बाती तकरीर कर, क्या तालियां चली बाबा बाबा बाबा,
तो तरीका जैसे आपने बहादुर यार जंग आए थे 1942 में, उन्होंने तकरीर करते हुए पूछते थे मैं रुलाऊं क्या हंसाऊं? अच्छा। हाँ, रुलाओ बोले तो रुला देते, हंसो बोले सर। उन्होंने कहे थे 1942 में, मैं मर जाऊंगा, याद रखना औरंगाबाद मुर्दों का शहर है, बाहर के लोग यहाँ हुकूमत करेंगे और तुम परेशान फिरेंगे। हम खास कर पूछो पुराने बुजुर्गों से, तो हमारे पास किसको बोलेंगे आप जज्बात में तकरीर लोग आ जाते, मिलता क्या? चलो मुझे बताइए ना क्या मिलता? लोग वोट दे देते, चाहे हिंदू रहो मुसलमान दलित रहो। तुम हल्लू तकरीर करो तो नहीं जमता, जब तक कि तुम जज्बात पे नहीं करेंगे। तो इमोशन से मतलब रिलीजन के ऊपर ही खेलना, खुली बात है ना, फायदा नहीं होता। अब उसको कौन समझाएंगे, किसको राय देंगे अपन? समझ में आता बच्चों क्या अच्छा बोला, क्या अच्छा बोला क्या। जैसा कि मैं महापौर बना था, ठाकरे साहब से मेरी मुलाकात हुई थी, 1.5 घंटा बातचीत चली, तो उन्होंने बोले चांगला महापौर भेटला, अच्छा महापौर मिला, सताना नहीं, कोई रिश्ता है। मैंने उनसे भी क्वेश्चन किया था, बोले मामू जज्बाती बात है, मैं बोलूंगा तुमको पाकिस्तान भेजो, भेज सकता? लोग क्या तालियां बजाएंगे? तुमने बोले मैं ठाकरे की धोती को खोल सकते, कितना तालियां बजाएंगे? जब तक हम बेवकूफ लीडर ही हमारी, बस लोगों को खुश करना है कैसे भी, बस और कुछ भी नहीं। और क्या, चलो बताए क्या है आप जब तक खुश के लिए सवाल ही नहीं आता, एक हिसाब से एंटरटेन करना है बस लोगों बस को, और कुछ भी नहीं है ना। आज लोग समझते नहीं कोई बात। अब ये कारपोरेशन में चुन के आए, करोड़ों रुपए लोगों ने लगाए, फायदा? चलो आमदार बने तो आपको 5 करोड़ रुपया साल का जो है तो तुम्हारे फंड मिलता है कि तुम काम करो, परसेंटेज मिल जाता है उसमें, कुछ किसी का ट्रांसफर करो, कुछ करो, उसमें पैसे मिल जाते, खासदार आमदार फायदा। इसमें क्या फायदा है कॉर्पोरेटर के पास? उनमें भी क्या बोलो, क्या कॉन्ट्रैक्ट क्या लेंगे आप? आज तो कॉर्पोरेशन में चुन के रोने को मजदूर नहीं रहेंगे अभी, क्योंकि आप 800 करोड़ रुपये अपने को पानी का टैक्स भरना है, जो अपने 4 साल गारंटी पे पैसे लिए, 800 करोड़ रुपये भरना है अगले साल कर्जे में अपना, और फिर कहाँ से देंगे आप कौन को? वायदे तो बहुत करे, हम ये बना के देंगे, वो बना के देंगे, वो बना के है काम। बजट की मीटिंग चलती तो लोग बड़े बड़े प्लान लिखते, ये करो ये बनाओ, लेकिन कोई नहीं बोलता कि पैसा कहां से लाओ, टैक्स काय पे बढ़ाओ, क्या करेंगे आप? जैसा कि एक पानी की लाइन जकरिया साहब ने 4 महीने में लाई, आज 20 साल में नहीं आ रही। क्या मसला हो रहा था पानी के? भाई उसमें कॉन्ट्रैक्ट गलत हो गया था, कॉन्ट्रैक्ट गलत अपने रिश्तेदारों को दे दिए थे। उसके अंदर जो तो तुम्हारे ऐसा था कि हर साल को टैक्स बढ़ना, 38,000 रुपये टैक्स होने वाला था पानी का। 38,000 रुपये? वो तो दाते पाटिल को दुआ दो कि उन्हें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गया, उसने एजेंसी कैंसिल कराया और पानी का टैक्स कैंसिल कराया। आज 2025 रुपया टैक्स भर रहा है, 4,500 का। ये तो आज कितना टैक्स होता था, लोग मालूमात नहीं लेते। इसमें मालूमात लेना चाहिए अपन, जब तक ही नहीं हो सकता। अब जैसा कि मैं हूँ, मेरे को 2011 में महाराष्ट्र में एक भी कबीर पुरस्कार नहीं मिला किसी को। अच्छा, जातीय सुलह का बोल के, यानी अमन जो शहर में करते। मेरा कलेक्टर, कमिश्नर और महाराष्ट्र गवर्नमेंट रिकमेंड की, सत्तार साहब भी थे बेचारे, ये भी थे, फौजिया मैडम ने मदद की, सबने इसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, दिल्ली को ये हुकूमत है कि रुक गया मेरा। उसके बाद फिर भी गुजातियत बोल के मेरी बदनामी भी हुई, और कमिश्नर को मैंने लेटर दिया, उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा कुछ भी तुम पे नहीं है। लोग तस्दीक नहीं करते। सर ये क्यों, आपको क्या लगा एकदम अचानक से जो बीजेपी ने पूरा महाराष्ट्र का जो इलेक्शन आपके नाम पे नेगेटिव मार्केटिंग करके किया, क्या रीजन क्या लगता है आपको क्यों? साहब उसमें क्या था, खैरे साहब का मेरा हो गया था जावेद में की मैयत में, लोटा गांजे मालूम था कि मैंने डायरेक्ट उनको मुंह पे बोल दिया मैं तुम्हारा काम नहीं करता, क्यों नहीं करता बोल के खुद का खुलासा किया था मैंने, वो नाराज। अच्छा, ये जो एमपी का इलेक्शन हुआ था जब, तब खैरे का तो आपने जब अलायंस के सामने मैंने डायरेक्ट बोल दिया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की ब्रांच क्यों नहीं आन दी तुमने, क्यों मुखालिफत करे, अच्छा पानी की लाइन क्यों नहीं, ऐसा कुछ बातें थी जो मैंने डायरेक्ट। तो उसमें नंदू घोड़ेले भी थे, तो उन्होंने बोले तो मैंने गलत जुमले बोल दिया था, तो बुरा था ही नहीं, क्योंकि जब मैं महापौर बना तो मैं ठाकरे साहब के पास मिला, उनके खैर घर पे ठहरा मैं, जब भी कुछ भी नहीं था। तो अब उन्होंने बोलने के बाद ऐसा मामू, तो वो उन्होंने बीजेपी ने हाथों हाथ पकड़ ली। बीजेपी ने पकड़ने के बाद जो तो पब्लिसिटी कर दी मेरा। उसके बाद एमआईएम ने बोली कि हमारे सीनियर लीडर को इतनी तकलीफ दी, हम बात इज्जत देते कर मुसलमान बच्चे बह गए कि भाई सही मामू साहब दबा के वोटिंग करे उनको भी। तो उन्होंने भी करे, सबने कर लिया, मेरे उधर हिंदुओं ने जबरदस्ती वोटिंग कर दी। ऐसा सर ये जो इल्जाम लगा आपके पास कि पाकिस्तान जिंदाबाद आपने बोले, ये तो इसका कुछ रिकॉर्ड भी नहीं है, तो कैसे आपको कोई इलाज क्या है भाई? जबरदस्ती इलेक्शन में कुछ भी बोल देते, बोले क्या करेंगे। मैं उसका कंप्लेंट दिया था चीफ कमिश्नर साहब पर कि साहब ऐसा ये लोगों ने बोले, इन पे गुना दाखिल करो। माम बोले इलेक्शन चलता है, बोलते हैं, तुम सुनो चलो, बोले हमको रिपोर्ट आई कि तुम्हारे लोग चाह रहे। और जैसे कि उनके बहने में मैं जाके खड़ा, वो उनकी आबादी, उन्होंने भरोसा नहीं किया न्यूज। अगर भरोसा करते मैं गिर जाता था, क्योंकि आज हमारे पास इमाम के जो खड़े थे उन्होंने 4,000 वोट ले लिए,
कम नहीं ना। और सबने मना करे थे कि टिकट बनते, दे दिए, खैर चलो अच्छी बात, लेकिन नुकसान हो गया ना हमारा। और उस दिन रात को लोगों ने पैसे बांटे कि पतंग को उड़ दो। अच्छा, सबको मालूम है, आप मेले में जाके पूछ सकते हैं। मामू ये आपके ऊपर जो हर कोई जो है, बीजेपी के भी लोग हैं, कुछ दूसरे सेना के लोग भी जो है आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि आपने दंगे कराए थे, तो ये इसका कुछ प्रूफ भी नहीं है, तो कौन से बेसिस पे? सब एक बात है, उन्होंने अगर नहीं करते मैं पब्लिसिटी नहीं मिलती थी। अल्लाह का एहसान है, निगेटिव पब्लिसिटी में मैं चुन के आया। अच्छा, बहुत बड़ी एहसान है ना अल्लाह का, निगेटिव पब्लिसिटी। अच्छा, उन्होंने पहचानती भी नहीं मेरे को। और जबकि बात कर रहे, जबकि तुम्हारे फंडी साहब बोलो या बीजेपी वाले बोलो या तुम्हारे सिंधे साहब बोलो, उनके होठों पे का दूध नहीं सूखा था। उनकी उम्र क्या थी 45 साल पहले? ये एक स्टेज से तो अपने सीएम ने, फडणवीस साहब ने भी आपका नाम लेगी। अरे शाह साहब ने लिए, बम्बई से आए थे। अच्छा, अमित शाह ने भी लिए। हाँ, हमारे नाटू ने लिया। किसने? नाटू ने। हिंदुस्तान में 3 चीजें मशहूर है। हाँ, तुम जूता कोई भी पहनो, टाटा बोले तो लोग बोलते थे बड़ा भारी जूता है। टीन कोई भी लो, टाटा का टीन। अच्छा, जूते में बाटा, लोहे में टाटा, आदमी में नाटा। महाराष्ट्र में नाटा कौन है? और मुल्कियत भेजा रहता उसको। अच्छा, ये आप क्या नाम है उसका, एक्स सीएम के बेटे की बात कर रहे हैं क्या? कौन? नीतीश राणे के वो समझो, आप समझ जाना, मैं किसका नाम क्यों लूं? आप समझ सकते बात। तो क्या बोल सकते आप? अच्छा, प्रूफ किसी के पास नहीं, मैं सबको बड़ा प्रूफ दूं। ये जब पैदा हुए थे कि नहीं, जब मालूम मेरे बारे में बोले मामू ऐसा करा था, मामू ने सबूत तो दो। मामू के नाम पे पूरा इलेक्शन खा लिया। हाँ, मामू के नाम पे। वो तो भी अच्छा है कि मामू बड़ा प्यार से बोला जाता। मैं इधर मामू हूँ, उधर साहब के पास उधर शुगुनी मामा है, वो छोटा शुगुनी मामा उधर है, मैं इधर मामू। ऐसी बात सर। और एक बात है, इलेक्शन में उदय साहब ने भी मेरे पे भरोसा किए, दूसरा कोई तो परेशान हो जाता था। उन्होंने भी, आप गए थे मिलने उनसे? नहीं, जब भी मैं जाके उनके हाथ भी मेरे को लिए ना। अच्छा, लेने के बाद उनको तो ये ऑफर कहाँ से आया था सर? आप गए थे शिवसेना में क्यों? मेरे पास घर पे लोखंडे ये सब आए थे जो कैंडिडेट अभी चुन के आए। हाँ। कि मामू हमारे साथ खड़े रहो, मतलब मैं सोच के बोलूंगा। अच्छा, उनकी साइड से आपको ऑफर आया था? 8 दिन। फिर उसका जो तो 8-10 दिन फिर दानवे साहब से मुलाकात हुई। मतलब साहब मैं उदय साहब के हाथ पे हूँ, आपके हाथ सबके नहीं। उसका दान लेके गए वहां पर, उनके हाथ के ऊपर। तो मातोश्री गए थे आप? मातोश्री आने के बाद जो शुरू हो गई खैर साहब बोलने का, तो हो गई शुरू। तो क्या वहाँ पे उद्धव साहब से क्या बात हुई? नहीं, कोई ज्यादा बात नहीं। खाली 2 ही चीजें रही कि भाई मैं जो तो बीजेपी को वोट नहीं दूंगा, और जहाँ कौम की बात आएगी तो मैं कौम की तरफ से रहूंगा, बस 2 ही। तो ये आपने ये ऑप्शन रखे कि आप अगर कल को अलायंस करते बीजेपी के साथ? नहीं, मैं नहीं दूंगा। पार्टी अगर मुखालिफ जारी निकालते तो निकाल दो, कोई सी बड़ी बात। ठीक है, तो आपकी ये 2 शर्तें, उनके साइड से कुछ आपको नहीं? कुछ नहीं। अब मैंने नहीं बोला मेरे कमेटी दो, ये दो, मेरे कुछ सदर बनाओ, कोई जरूरत क्या करने का। मैं पहले भी काम करता था, आज भी काम करता हूँ। लक्ष्मी कॉलोनी में सब लोगों ने मुझे वोट दिए कि मामू नगर से नहीं रहते हुए ये 3 साल में हमारा काम किए। तो उसकी वजह है कि नानती बेटी कमाता बेटा माँ बाप को अच्छे लगते हैं। नानती बेटी कमाता बेटा, वैसी जो तो काम वाला लीडर होगा लोग पसंद करेंगे उसको। ये उसूल है। ये सर खैरे साहब का आपने जो बोले उनका पहले से नाराजगी थी, तो इसमें अंबादास दानवे और खैरे साहब का आपकी वजह से हुआ, उनका भी पहले से? मुझे नहीं मालूम, वो चीज मुझे नहीं मालूम, तो मैं कैसे बोलूं क्या था क्या नहीं। अपने मैं तो अभी गया हूँ। अच्छा, अभी अपने को मालूम ही नहीं, पूरा भी तो देखेंगे। अभी घर में गया वहाँ बाड़ा कहाँ है, कितने कमरे कहाँ, मुझे कुछ भी अभी एंट्री बस। लेकिन इसमें इलेक्शन में मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरे बेटियां, मेरे घर वाले सब रिश्तेदार जो साथ दिए, मैं मुबारकबाद देता हूँ। और जो टीवी ने, पत्रकारों ने जो मेरे खिलाफ जो उछाले बहुत इतना बोले, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्हीं बोलते को पहचानती नहीं। कल 1-2 ऑफिसरों ने बोले मामू कहीं भी गए तो तुमने एक्स महापौर नहीं बोलना, माजी नगर डिप्टी ये एक्स मेयर नहीं बोलना, खाली रशीद मामू बोलना। खुद आप सब पहचान रहे हो, पूरे महाराष्ट्र में इतनी मार्केटिंग कर दी आप। अब जो लोग मेरा नाम ले रहे साहब, उनके घर में परेशानी हो गई साहब। मेरे को कई फोन आए कि आप कौन रशीद मामू है, हमारा आदमी रात को नींद में तोड़ रहा मामू। और क्या होना था। तो सर इसमें आपको जो एमआईएम ने ऑफर करा कि रशीद मामू हमारे पास आते तो हम उनको इज्जत देते थे, इससे पहले कभी उनको ऑफर आया था क्या एमआईएम? जी नहीं सर, इससे पहले पब्लिसिटी मेरी हुई थी जब ऑफर आया। अच्छा, जब इज्जत देते उनके लोगों को खुद इज्जत नहीं मिली जो छोड़ के चले गए, तो मुझे क्या इज्जत मिलती थी? अच्छा, क्या इज्जत मिलती थी? क्या मेरे को तख्त ताज देते थे? मैं खिदमत गुजार हूं, मेरे को नगर सेवक बनना था। नगर से कोई सवाल ही नहीं आता था। खाली बोलना अलग है, करना अलग है। तो उन्होंने भी यूज कर लिया, मतलब जो नहीं, आप समझ जाओ सियासी नुक्ते नजर। एक बार पहले क्यों नहीं बोले जब इलेक्शन? और जब इतनी थी तो मैंने उनको बोला था मेरे खिलाफ मत खड़े करो किसी को, फिर खड़े करे। अच्छा, आपने अभी बोले थे क्या उनको? बिल्कुल। किसको आपने? नाम आप क्यों लेना, नाम तो उनको बोला मैंने, डायरेक्ट बोला। लोगों ने बोले जाके इसको मोहब्बत बोलते कहते।
तो उन्होंने बोले बस इधर कि हम वो करेंगे, इज्जत अच्छा, देंगे जो और बच्चे को खड़े करे उसका वैलिडिटी दी, क्या थी? वैलिड नहीं है सर्टिफिकेट। अच्छा, वैलिड नहीं है। उन्होंने डाले हुए वहां पर, अगर रिजेक्ट हुआ तो। अच्छा, उसके अलावा एक आ गए परभनी से आए हुए बेचारे, अभी बीच में जेल में चले गए थे लोपा टोपी में, उनको मेरे खिलाफ खड़े हुए। उनको सबने जाके बोले कि मत खड़ो। शोएब खुसरो ने बोले कि तुम क्यों खड़े हो रहे मामू खिलाफ? आए 800 वोट लिए उन्होंने, उन्हें भी आए थे गिराने। अच्छा, तब तक बहुत जने होते ना ऐसा गिराने के लिए। क्या बोलेंगे आप उसको? कल को सर अगर आपको ऑफर आया मैम से तो आप ज्वाइन नहीं, करेंगे? मेरे को ऑफर आया था, जावेद कुरैशी उनके पूरा ग्रुप ने आए थे कि मामू आप एमएलए के लिए खड़े रहो। जब मैंने नहीं बोला, अच्छा, तो इम्तियाज अली साहब तो 15-20 दिन के बाद पुणे से आए। नहीं तो आज एमएलए मैं रहता था, खासदार मैं रहता था। मैं नहीं बोला, मेरे को पॉलिसी भी देखो हर एक। अच्छा, मतलब 2014 में जब उनको कैंडिडेट मिलने से पहले आप बोले कि शुरू मेरे पास है, फिर उसका दिलिया किरवाली के पास गए, 4-5 जगह गए वो लोग। अच्छा, लेकिन पहले हैदराबाद से शायद नाम आया था मेरे, तो पहले जावेद मेरे पास है, आप पूछ सकते जावेद कुरैशी। तो आपने मना कर दिया? नहीं, मैंने ये देखो सब क्या है, शुरू से मेरी कुछ पॉलिसी अलग है, हर आदमी कुछ अलग सोचता है। जब मैं किसी के खांधे पे रख के नहीं चला, मैं खुद मुसीबतों से आया, जेल गया, मुसीबत उठाया करा, तो सियासत किसको बोलते क्या बोलते मुझे मालूम है। जो आदमी मराठा आंदोलन में था, जो दलितों की शिष्यवृत्ति वाड़ उनके पर लड़ा हूं मैं, हर चीज में आंदोलनों में था मैं, तो मुझे मालूम, थोड़ा बहुत तो समझता, ज्यादा नहीं भी समझा, थोड़ा बहुत तो पुराने लोगों में थे। शेख अहमद साहब बेचारे मानते थे, जकरिया साहब मेरे पास, जब मैं महापौर हुआ, जकरिया साहब उनकी मिसेज मेरे को ऑफिस में मिलने आए, एग्जीक्यूटिव उनके कॉलेज के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मुझे लिए थे उन्होंने। तो लोग जो करते थे मानते थे, तो सवाल ही नहीं आता। तो मुझे कुछ अपना समझता ना, मैं अगर भय जाता मैं भी, तो जज्बात में मैं नहीं बहता ना कभी, मुझे समझता क्या है क्या नहीं बोल। सर आप जब मेयर थे तो उसमें 2-3 काम आपने बहुत अभी तक जो चल रहे हैं उसके किए, जैसा आप बोलते हैं कि शिवाजी जो म्यूजियम बना है, छत्रपति शिवाजी महाराज का म्यूजियम जो अपना कॉर्पोरेशन के इसके पास है, अपने रंगीन दरवाजे के पास जो है, वो आपने मंजूरी दी थी उसकी। और जो स्मार्ट सिटी के ऑफिस के पास जो ऑडिटोरियम है बाबा साहब का, उसकी भी परमिशन आपने दी थी। और डॉक्टर अपना रिसर्च सेंटर जो मौलाना आजाद रिसर्च सेंटर, उसका भी परमिशन आपने दी थी, सही बात है? नहीं सर, नहीं। ये जो है तो प्रदीप जायसवाल ने इसके लिए करे थे, शिवाजी म्यूजियम के लिए। अच्छा। और गौतम भारत, ये दूसरे जो हमारे पास साथ ले, उन्होंने यूनिवर्सिटी के पास जो बाबा साहब रिसर्च सेंटर करे। हमने डिमांड रखे थे कि यहाँ पर तुम्हारे अबू कलाम रिसर्च सेंटर होना चाहिए। अच्छा। तो उसके बाद जब मैं महापौर बन गया, मेयर बन गया मैं, तो उसके बाद कुछ लोगों ने बोले आमखास में बनाओ। अच्छा। तो मैंने कमेटी बनाया, 5 पत्रकार उर्दू के, 5 पत्रकार मराठी के, और एक सेंटर मैंने चुना मजनू हिल। तो मजनू हिल के ऊपर पत्रकारों ने बोले कि वहां बनाओ मराठी, उर्दू वालों ने बोले यहाँ बनाओ। मतलब नहीं, आमखास में बनाएंगे तो जैसा कि खराब हो जाता, ग्राउंड खराब। हाँ, हमको ये था कि हिंदू भाइयों ने भी आके पढ़ना है कि अबू कलाम कौन थे शायर। आज वहां पर 5000 किताबें हैं। तो मैंने वो किया, तो मेरे खिलाफ हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट में मैं जीता, उन्होंने हार गए। फिर इसलिए वहां पर रिसर्च सेंटर बनाए। बनाने के बाद फिर वो मेरे को बोला गया कि भाई मुगल आर्ट होना, जकरिया साहब बुला के बोले मामू मुगल आर्ट करो। तो कुलकर्णी साहब का एहसान है, जो आर्किटेक्ट थे, मैंने उनके घर पे गया, मतलब कुलकर्णी साहब तुम्हारा फर्स्ट है टेंडर, सेकंड शुतारी साहब का है, तो आप ये टेंडर अगर वापिस करे, लिख के दिए। बोले मामू मैं करता, मतलब साहब मेरा खाली शुतारी साहब। अच्छा मामू, उन्होंने लिख के दिए, मैं नहीं करता। फिर शुतारी साहब ने वो काम लिए। आज शुतारी साहब से पूछ सकते, उन्होंने मुगल आर्ट बनाए। अच्छा। तो वो मैंने अबू कलाम रिसर्च सेंटर मेरे हाथ का है। और दलित समाज जैसा बाबा साहब की घटना की वजह से मैं महापौर बना बोल के मैं कहता हूँ, तो वो जैसे बुद्ध देनी पे डामर रोड बनना नहीं दे रही थी यूनिवर्सिटी वाले, वो खड़रे के मैंने डामर रोड बनाया। वहां से गाजिया विहार के पास झगड़ा था मुसलमानों का और दलित समाज का, खबरस्तान का, 19 लाख की मैंने तार फेंसिंग किया, उनको समाज मंदिर बना के दिया। ऐसे कई काम हो गए। जहाँ 45 लोग मैंने कारपोरेशन में सर्विस को लगाया, 1200 पीले कार्ड बना के लोगों को दिया, मर्केंटाइल में लोगों को नौकरी को लगाया, आजाद कॉलेज में काम पे लगाया, पीपल्स कॉपरेटिव में चुका वहां 3 लोग लगाया, होम्योपैथिक में साथ लगे हुए, अपन किसी की चाय नहीं पी। आज जो दुआएं मुझे काम आ रही है, जो आज मैं तरक्की पे, सेहत का राज भी मेरा वही है कि दुआएं लोगों को काम आ रही है। रोटी रोजी से पीले अंत्योदय कार्ड बना के जो मैं दिया 1200, वो लोगों की वो दुआएं काम आ रही है। तो आज ये चीजें चलती है। तो अब महापौर पीरियड में बहुत से काम हो गए मेरे। और पहला काम तो ये भी था कि जैसे ही इलेक्शन इमरजेंसी ये इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, सबकी गाड़ियां कलेक्टर ने जमा कर दी। अच्छा। मैंने शेषन साहब को फैक्स डाला, मेरी गाड़ी आपने क्यों ली है? पूरे इंडिया में मेरी गाड़ी चौथे दिन वापिस की लाल बत्ती की, पूरे इंडिया में अकेली लाल बत्ती गाड़ी में फिरता था। अच्छा जी। सर वो टाइम पे बोलते कि आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत डेयरिंग थी, ऐसा पुलिस वालों के साथ आप भिड़ जाते, जैसे एक बोलते कि आपने पुलिस वालों की जिप पे खड़े रह के वहां पे
भाषण दिए थे। तो उसमें तो जेल गया था। अच्छा, उसके लिए जेल गया था। तो अभी भी डेयरिंग है, क्योंकि हाँ। वजह क्या, मैं 2 नंबर नहीं करता हूँ। अच्छा। कोई 2 नंबर के कारोबार नहीं है, मैं तो फिर डरूं क्यों मैं अल्लाह के अलावा। आज भी मेरा वही डेयरिंग है। आज डेयरिंग रहता तो मैं क्यों महल्ले में बोलता था पैसे नहीं दूंगा, दे वोट देना दे तो मत दो, मुंह पे हमारे अच्छा। सब साथ वाले बोलते थे कि ऐसा डायरेक्ट मत बोलो। मतलब क्यों मत बोलूं डायरेक्ट? अरे जब मैं काम करता हूँ तो मैं क्यों दूं? मेरे पास पैसे, हराम के पैसे नहीं, मैंने नहीं दिया एक भी पैसा। नहीं दिए बिना। जब भी डेयरिंग थी आज भी डेयरिंग है। अभी उस दिन अमर के किसको पूछा, अमर के मीटिंग में जोर से कौन बोलता है? चापलूसी नहीं करता हूँ मैं। आप अभी हमारे पास आई लो मोहम्मद का था कि भाई नहीं लिखना करना, मैंने जब भी पूछा कभी साहब, मतलब साहब पास गवर्नमेंट गेजेट है, जीआर आया या हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है, अब क्यों नहीं लिखना? जो देखो मीटिंग में जो चीज होती है मैं पूछता हूँ बरोबर, आज भी मैं पूछता हूँ सब। अच्छा और क्या है? मेरे 2 नंबर के धंधे नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं, और क्या है? बच्चे अच्छे हैं, औलाद। मैं तो लोगों को बोलता करोड़पति आदमी कौन है आज के जमाने, अरबपति कौन है? मैं सबको बोलता करोड़पति मैं हूँ, जिसकी औलाद अच्छी हो करोड़पति, जिसकी सेहत अच्छी हो अरबपति। बाकी क्या लेने का तुम्हारे? तुम लाख करोड़ रुपया और औलाद बुरी है तो सही। आज भी जिसकी औलाद अच्छी वो कोई हो, आप क्यों नहीं होते? औलाद अच्छी वो करोड़पति, सेहत अच्छी वो अरबपति। अब मेरे साथ के तो लोग किधर किधर चले गए। अमान मेरे को छोटे थे, दादा भाई से लिखा गुजर को मेरे को 3 साल छोटे थे, मोनी महाराज मर के बेचारे मेरे को 4 साल छोटे थे, सब मेरे उम्रों में छोटे। आज सीनियर बोले तो मैं ही कारपोरेशन। सर आप मतलब जो मोतीवाला साहब का भी बोल रहे हैं आप, और अजीज खुसरो साहब का ऐसा था कि वो दोनों की ख्वाहिश थी कि खुद बंगला बनेंगे, ऐसा कुछ है क्या? नहीं ऐसा नहीं, ऐसा असल में क्या था, मोतीवाला साहब ने भी बंगला बनाए थे लेकिन इत्तेफाक से रहने नहीं गए। अच्छा। और अजीज भाई का हमारा ऐसा था, बेचारे बड़े हंसमुख थे। और आप खास बात ताजुब करेंगे आप, मैं जब 1 साल मुझे डाला गया था तो उस समय मेरे को पता नहीं चलता था, पहली तारीख को मेरे घर को पैकेट आता था, तो वो उनके पास से सुप्रीम कोर्ट तक मेरा केस लोगों ने लड़े। आज है कोई ऐसा करने वाला साथी? उसमें अमान, अजीज खुसरो, इस्माइल, दादा भाई, बाबा मुस्तार, काफी लोग थे जो मदद करते थे। मेरे को सुप्रीम कोर्ट तक के 1 पैसा नहीं लगा, वहां तक मेरा केस लड़े। और आप पे सर अभी कोई भी केस भी नहीं हुआ? अरे मेरे पास सर्टिफिकेट पुलिस का दिया, कुछ भी नहीं तुम्हारे। तो ये चीजें आज मोहिते पाटिल साहब जब डीएसपी बन के अपने मामू पे झूठ केस हुआ, बुला के बोले कि मामू पे गलत केस हुआ, ऐसा नहीं होना। फिर 88 में इतना जंग दंगा, मेरे को कुछ भी नहीं करे पकड़े। तो सवाल एक आ रहा है कि उस जमाने में आज में फर्क होता है। अजीज खुसरो साहब बोलते थे, उस दिन काम वाले को बोले तू घर बना रहे, मेरे मरने के बाद बनेगा तो मेरे को यहाँ दफनाना। और इत्तेफाक से दिन इंतकाल हो गया उनके बेचारे। अच्छा। और बहुत मुखलिस आदमी था, बंद मुट्ठी मदद करते थे अजीज खुसरो। हम पहले के लोगों में बस अलग आदत थी। काफी लोगों में नाम किसकी, अकबर पटेल की मुगल खिदमत थी, प्रोफेसर वहाब साहब थे जिनकी कुर्बानियां थी, काफी लोग शहर में जिसको कुर्बानियां थी। अमान थे, अमान में डेयरिंग थी, उनके भाई सिद्दीक भाई गुजर गए भी बेचारे, उनकी भी काफी मदद करी। अब्बास राउंड, फैयाज सेठ, यानी कई लोग ऐसे, मैं किस किस के नाम बोला सर? ये अजीज खुसरो को बोलते हैं, उन्होंने खमर इकबाल जो शायर थे उनकी भी बहुत मदद करे। नहीं सब, अजीज खुसरो खुद गरीबी से ऊपर आई थी। अच्छा। तो बेचारे सबकी मदद वो रहा उनका। अब जैसे कि स्टेप पर आजान तुम्हारे नवाब पटेल वकील है, उन बेचारे जाओ तो लोग खिदमत करते हो भी लोग, ऐसे कई लोग हैं जो कि आज भी खिदमत करते हैं लोगों की। तो जैसे उसमें अपना सवाल चलता है कि कौन है क्या नहीं बोल के, लेकिन आज में कल में फर्क हो गया, अभी चेंज हो गया पूरा, बहुत चीज समझ में नहीं आता ना। सर अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाएंगे आप, तो जो नए नगर सेवक आ रहे हैं उनको आप थोड़ा गाइड वगैरह करेंगे या फिर? सब पहले भी मैं करता था, आज भी अफसर खान बोलते कि मामू हमारा उस्ताद है। अफसर खान भी लड़ने में अच्छे, भले नजरिया हो सकते सब लोगों से, मैं नहीं जानता हूँ। काफी लोग अशफाक सलामी नहीं आए चुन के, आते तो बड़ा अच्छे थे। कई ऐसे नगर सेवक जो आज आए हैं, आज नबीन ओबेरा हमारे बच्चे, पहले उनके वालिद मेरे साथ काम थे, आज बेटा आया साथ में, अच्छे लोग आए। अब बीजेपी में, शिवसेना में भी लोग अच्छे चुन के आए हुए। काम स्टेज पे बोलना अलग है, साथ लेके काम करना अलग है। अगर हम दुश्मन बोल के चलेंगे तो नहीं चलता। आज बीजेपी कुछ नगर सेवक चुन के आए जो बेचारे समझदार है। अब जो साबे साहब थे कुछ थे, लेकिन मेरे को बड़ी मानते थे। आप बेटा उनका मिनिस्टर हो जान दीजिए। अब सिंधे साहब भी जो तो तुम्हारे रिक्शा चलाते थे, और सिरसाट भी रिक्शा चलाते थे, मैं भी रिक्शा, हम तीनों रिक्शा, लेकिन वो पैसे कमा लिए, मैं नहीं कमाया। तो आप सुन ले रहे हो, लेकिन उनको कोई बोला आज ये चीज तो चिढ़ जाते हो लोग। नहीं गलत है ना, क्यों चिढ़ते हो? क्यों चिढ़? मैं तो जब वहां पर बना तो मैंने बैज लगाया था रिक्शे की, मैं रिक्शा हूँ। और आज भी मैं पलट के देखता हूँ, बच्चों को सबको मालूम है हम नीचे से ऊपर आए। आदमी ने पुरानी चीजें नहीं भूलना चाहिए। सही बात है। और कभी भी जिंदगी में याद रखना, फटे कपड़े और बुढ़े बाप से कभी नहीं शर्माना। हम फटे कपड़े पहनते थे मैट्रिक तक के, हमारी मजबूरी थी, और तुम फाड़ के पहन रहे, शौक है तुम्हारा। शौक और मजबूरी में फर्क है। हम मजबूर थे उस जमाने में। सही है।
और तुम शौक में तो बच्चे आज के फाड़ के पहन रहे शौक में, हमारी मजबूरी थी। इसलिए पुरानी कहावत है, खेत में नाला नहीं होना, घर में साला नहीं होना। कुछ चीजें पुरानी होती है जो बुजुर्गों की कही भी है। सर पहले के जो पुराने यहाँ पे फैमिलीज थे, जैसे जो अपने निजाम के टाइम पे भी बाहर से जो लोग आए थे, तो फैमिलीज ने उस टाइम पे वो आपके टाइम तक औरंगाबाद में उनका होल्ड था अच्छा खासा, अभी सब धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है। नहीं, बाहर से नहीं थे, यही की शहर के लोग थे जो बेचारे काफी लोग थे। आलफ खान साहब की खिदमत है, तुम्हारे फैज खान साहब, फैज कुरैशी के वालिद हाजी कुरैशी साहब थे, तुम्हारे महबूब साहब थे, ये तुम्हारे शेख अहमद साहब थे, तुम्हारे डॉक्टर जलील साहब थे, इनके इम्तियाज जलील के वालिद, खिदमत गुजार, लेकिन उनके काफी जो लोगों के काम है बहुत काफी काम है। डॉक्टर रजवी साहब आए थे हैदराबाद से, उन्होंने भी काफी काम, ऐसे काफी लोग हैं जिन्होंने के शहर में काम किए। महबूब साहब थे, काफी लोग थे शहर में, अपने तो गुलाम दस्तगीर साहब थे। तो सर ये पुराने लोग जो काम करते थे, ईसा खान मरूम थे, ये जिन्होंने काम किया, ईसा खान मरूम थे, शेखलाल पटेल थे, हुसैनी आर्टिस्ट थे, ये सब पुराने काम करने वाले काफी, कितों के नाम उमर दरा साहब थे, काफी लोग काम करने वाले थे। अभी सर ये काम करना मतलब लोगों ने बंद कर दिया, जैसे पुराने लोग थे वही करते थे जो कौम के लिए बाकी सबके लिए भी काम करते थे, अब सबने बंद कर दिया, मतलब एकदम सिलसिला ही बंद हो गया। बंद ही कर दिए, फिर गप्पे कब मारेंगे हम? अच्छा, अगर काम करेंगे तो गप्पे कब मारेंगे? हम तो 2-2 बजे रात तक गप्पे मारने के आदत है हमको। अच्छा, सिर्फ उसमें लग गए थोड़ा सा। और एक बात है, अगर आपको किसी ने बताया कि मैं जाके धूप कर लड़ा, अगर तुम पुलिस स्टेशन में जाके लड़े, सीपी ऑफिस में, तो मैं मानूंगा। कारपोरेशन में लड़े, कलेक्टर ऑफिस में, तहसील, फायदा, वो लोग काम नहीं करते। फिर क्यों, कैसा बोला, बोलने से, अगर मैंने आज आपको बोला क्यों कारपोरेशन कैसी धूम किया, आपने पूछो काम किया कि काम हुआ क्या? काम नहीं होते। आप एक्ट रूल से बात करो, लोग डरते। अगर किसी को डराना है आपको, एक्ट रूल से बात करो। कोर्ट में जैसे आप जज को कानून बताते हैं, कौन से सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग, हाई कोर्ट की रूलिंग या एक्ट क्या बता रहा है आपका, ये से बताए तो जज सुनते। वैसे कोई भी ऑफिस में आप जाओ, आप कानून की बात करो तो सुनेंगे आपको, तो इजी ले लेते आपको, जज्बात में नहीं। हमेशा होश में काम करना चाहिए, जोश में तो कोई नुकसान होता है। सही बात। सर आखिरी की 1-2 क्वेश्चन है। एक पहली चीज मेरे को पूछना है, आप जोक्स कैसे लेते हैं? हंसी मजाक चलता क्या आपको थोड़ा? क्या नेचर आपका ऐसी डेंजर? नहीं, मेरा हंसी मजाक चलता ना सब? बिल्कुल चलता। सर आपकी उम्र 83 हो गई, 82 हो गए, अभी भी एकदम माशाल्लाह टाइट, ऐसा अनिल कपूर जैसे दिख रहा है, आपकी उम्र पहचान भी नहीं है। वो उसके चेहरे पे तो झुल्ले आ गए, मेकअप करता मैं बगैर मेकअप के। तो क्या राज क्या है? बस गरीबों की दुआएं लो सब। और मेरा फोन कभी 24 घंटे बंद नहीं होता। अच्छा, कभी नहीं बंद होता। कई टाइम तो मैं बनियान और लुंगी में आ गया बाहर, कई टाइम कोई पुलिस पकड़ लिए, घाटी दवाखाने का काम है ये, मैं टाइम रास्ता नहीं देता, मेरा फोन कभी बंद नहीं होता। और कभी भी कोई आ जाए दवाखाने का पेशेंट, तुम खिदमत करो, नहीं तो तुम बोर्ड लिख के लगा दो, हमने काम छोड़ दिया, लोग नहीं आएंगे आपके पास। अच्छा। लोग आते सुबह में, तुम सोते पड़े रहते, फायदा क्या है? लोगों के फोन आते भी बोलते तो उठाओ मत, वो फायदा नहीं। आप खिदमत करो, दुआएं मिलती आपको सब। जैसे कि मैं 1200 पीले कार्ड बनाया, दुआएं मिली ना। नौकरी पे लोग लगे, दुआएं तो दे रहे आज। अगर हम तो 2 रुपये ले लेते तो दुआ नहीं देते, वो तो फिर बदला हो जाता था कि पैसे लगे। आप नेक काम करो, अच्छा हो जाता सब चीजें। सर आप ये एक मैसेज क्या देना चाहिए जो नए अपने नौजवान बच्चे भी और जो अभी लीडर बनना चाह रहे हैं, जो कौम का रहनुमा बनना चाह रहे हैं, उन्होंने काम कैसा करना चाहिए और उनकी थिंकिंग कैसा रहना चाहिए काम को लेकर? एक तो ये है कि आपको जब भी जो काम कराना हो, आप कोई नगर सेवक से भी काम करा रहे, आप खुद ऑफिस में जाओ। तुमने रास्ते में मिलकर, बेचारा नगर सेवक खाना खाते बैठा हुआ है और वहां के बोर्ड हजरत दिखे नहीं 4 दिन से ड्रेनेज बह रहा, उन्हें खाना खा रहा, वो लाइट बंद है। आप देखिए, उन लोग तो दूसरे बेचारे हिंदू दलित लोग सुबह में ऑफिस में जाके बोलते हैं। आप पहले बोलना सीखो, और फिर अगर आपका काम कराने का तो आप 1 से 4 टाइम जाओ। हमने एक टाइम नहीं चुन के दिए, ऐसा नहीं। अब उन्हें भी दिल में बोलता हूँ, मैं भी पैसे दे के आया। सवाल एक आ रहा है कि आप पहले उनके पास जाइए, घर पे सुनिए उनको। 1 से 4 टाइम मैंने मेरे ऑफिस में बोला सबको, मैं जा चुन के आया, मैं हर 15 दिन को मैं आपके पास आऊंगा, 8 दिन 15 दिन, आपकी क्या प्रॉब्लम बोलो, और आप खुद ऑफिस में आना, मैं फाइल बना के दूंगा, आपको क्या काम रुका बोलो, मैं करूंगा, तो आपके काम होंगे। आप हमारे भरोसे पूरा बोझा मत डालो, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया हो जाता हूँ। सही है। तो काम आपको भी सीखने को मिलता है, बच्चे निकलते। और कोई भी बच्चों को मैं कहूंगा जज्बात में बताओ, होश में काम करो। और तुम नशे की चीज, बुरी चीजें करो तो फायदा क्या है? उम्र आपकी कम हो जा रही, अब 30 साल में 40 साल में घर चले जा रहे वापिस। जी रहे कितने साल? 10-12 साल। क्या फायदा है 10-12 साल जीने का? आप ये थोड़ा सा ख्याल रखें। तो जैसा कि मैं आज कई जगह कहता हूँ कि आज से 40 साल पहले
40-45 साल पहले अगर लड़की पैदा हुई तो नाराजगी होती थी, लड़की पैदा हुई, लड़का हो तो बड़ी खुशी मनाते थे। अब उसके बाद से टेक आया है, जिस घर में लड़की पैदा हुई तो बाप भी खुश हो रहा, पूरे घर खुश हो रहा। थिंकिंग चेंज होगी, लोगों पॉजिटिव चेंज होगी। तो लड़की आजकल पढ़ के मेहनत करके लड़कियां पढ़ रही है, क्यों? कि उसको बाप से मोहब्बत, उसका बाप का नाम पैदा करना है। और लड़के जो बिगड़े माँ के लाड़के माँ के लाड़के बिगड़े, बाप के लाड़के तो नाम पैदा कर रहे हैं। आप कोई समझ में जाओ, हिंदू दलित मुस्लिम को लड़कियां नाम कर रही, क्योंकि मेरे बाप का नाम खराब नहीं होता। सही है। और लड़के तो माँ के लाड़के, कब आएगा बच्चा, हाँ सो जाओ तुम, आ रहा है, मैं यही गया। बाप सो जाता, बेटा आता 2 बजे, किसको बोलेगी? तो आगे नहीं बोल सकता हूँ। लीडर के लिए आप क्या बोलेंगे सर, जिसको अगर कौम का लीडर बनना है तो उसने क्या क्या काम करना चाहिए? एक तो पहले चीज तो गुस्सा कम कर देना, गुस्सा कम कर। गुस्सा कम। अगर आपसे कोई गलती भी हुई तो आप माफी मांग लो, बुरा नहीं होता, लेकिन सामने वाले के दिल में इज्जत बढ़ जाती है। और काम करने का तरीका सीखो। सबसे पहले आप स्टडी करो, जो आपको काम का लीडर बनना है। अगर आपको कलेक्टर ऑफिस में काम करो तो वहाँ के एक रूल मालूम करो, अदालत का काम करो तो वहाँ के कानून मालूम करो, कारपोरेशन में आना तो वहाँ के कानून मालूम करो। जैसे कि अब आप मेरे को पूछेगा, मैं कारपोरेशन का बोलूंगा आपको, पुलिस डिपार्टमेंट का बोलूंगा मैं आपको, कलेक्टर तहसील ऑफिस का बोलूंगा मैं आपको, औखा का पूछे तो मेरे को उस कारोबार में मैं वहाँ की मालूमात नहीं दे सकता आपको। माजरी तो तुम्हारा ये इनकम टैक्स का पूछो, मुझे नहीं मालूम। बीएडसी का पूछो, मैं गुत्तेदारी नहीं करता, मुझे मालूम नहीं। जो चीज की आप फील्ड में जा रहे हो, चीज की फील्ड की तजुर्बा करो, ताकि आपको लोग मालूम करें। ठीक है। बगैर उसके नहीं चल सकते। जैसा कि आपने प्रोग्राम शुरू करने आप कितनी मेहनत लगी हुई, बगैर तजुर्बे के नहीं है। अब हमारे पास जो नगर सेवक आते चुन के, वो पहले तो हम आप लोग इतना सत्कार करते, हमारा 4-6 महीने हम उसमें रहते, फिर चुन के आगे अब कारपोरेशन जाना शुरू करते। जब हमको सीखने का मौका आता तो घर को आने का टाइम आ जाता। जब अगर हम सीख के गए तो होशियारी रहती, कौन ऑफिसर से कैसा काम निकालना, क्या करना कराना, बेसिकली काम निकालना आना आपको। और दूसरी चीज जो है तो अपन अल्लाह के बाद अपन खुद के लीडर बनना। अभी तक के कई लोग जो है तो खुद दूसरों के दम पे लीडर बने हुए, हमारे पास सुना है कुछ होगा चलो उनके थ्रू, खुद क्यों नहीं? आज अल्लाह के साथ मैं शुरू से अपने नाम पे लीडरी करता हूँ, मैं दूसरों को एम रशीद हूँ। सर ये आपने जो अभी अपने पास इलेक्शन हुआ पैनल वाला, इसमें क्या चेंजेस हुए और इससे नुकसान और फायदे क्या हुए? जैसे अभी इसमें लग रहा है अपक्ष तो पूरा खत्म ही हो गया। अपक्ष कोई अभी, जैसा आप मेयर भी अपक्ष में बन के आए थे इंडिपेंडेंट, तो अभी अपक्ष कोई लीडर बन ही नहीं सकता। जी, इसका कुछ क्या इफेक्ट पड़ा इससे? तो अभी इस टाइम पर क्या है, लोग कोई पार्टी के नाम पे आए, कोई जज्बात के नाम पे आ गए, खुद की मेहनत का मैं कह रहा हूँ। अब जैसा कि हमारे पास भी जो तो बेचारे लोखंडे ने इतनी मेहनत किया, हम 5 साल पहले कामा किया उसने, 1 महीना खाना खिलाया, फिर भी उसके बाद उसको पैसे मांग रहे थे। तुम्हारे वानी ने बेचारे ने खर्चा किया, अब मेरे से कम वोट है दोनों। अच्छा, लोखंडे को मेरे से 2,500 वोट कम है, इनको कम है। सबसे ज्यादा 4 नंबर में लीड मेरे को है, वोट भी ज्यादा और लीड भी ज्यादा। तो इलेक्शन लड़ने का तरीका होना चाहिए। नहीं सर, इसमें जो डिफरेंस आया, पहले भी सिंगल वोट करने का रहता था। मैं क्या करता था, आपको लोगों में आप मजबा निकालते 500 1000 रुपए क्या औरतों को आदमियों को फिरते, उनके वोटर तक क्या पहुंच रहे? आप पहले वोटर तक पहुंचो। अब इन्होंने पैनल क्यों बनाया कि इधर से थोड़े उधर से थोड़े हमारी हुकूमत बन जाना, जिसमें बीजेपी कामयाब हो गई, उनके लोग ज्यादा आ गए। 4 वार्ड में से किसी एक मिल गए। जैसे कि अब अपने पास वोटिंग थी, उनके 4 लोग चले गए, हम अपने 2 इमाम के गुलमंडी से आ गए, भले लेडीज आई, लेकिन कैसे आ गए? वो 4 का पैनल रहता तो मुश्किल था। तो उनके वोट बढ़ गए, ये जरा निकल गए मुस्लिम वोटिंग पे, वन साइड वोटिंग में। उसकी वजह ये तो कहीं फायदा होता कि नुकसान? ये लोगों को समझ में आया सर इस बार कि 4 वोटिंग कैसा करना है, 4 वोट कैसा करना है, एकदम से चेंज हुआ? अरे समझ में आज टीवी देखना समझ में आ रहा, सास बहू के किस्से समझ में आ रहे, जिक्र करते बैठते, वो सब समझ में आ रहा। वोटिंग हमको समझ में नहीं आता, पैसे क्यों मांगते फिर लोग? गाँव खेड़ों में अच्छा होता है, नोटा क्यों दबाए फिर जब नहीं समझ में आ रहा था? वो भी वोट बेकार हुए। तो सब बोलने की बात है, इक्का दुक्का रहता है, जो नाबीना रहता समझ में नहीं आया, ज़ईफ होगा समझ, बाकी तो सबको समझ में आता, बस बोलने की बात है। और समझ में नहीं आता तो फिर अदालत भी इतनी रश क्यों रहता है, मियां बीवी झगड़ो होगा, सब समझ में आ रहा। अब बोलने की, अब ऐसा बोलेंगे मामू कुछ भी बोले, थोड़ा समझा तो आ जाता। फिर इतने वोट कैसे मिले, चुन के कैसे, नहीं समझ में आ रहा था, फिर चुन के क्यों आए लोग, इतनी वोटिंग कैसी मिली फिर? अच्छा, अभी भी लोगों को ये नहीं मालूम। अब वो बोलते मामू ये इमाम के आगे उनको ज्यादा वोट मिल गए, तुम टोटल गलत मान रहे ना। अ में कितने आए, ब में कितने आए, ड में कितने आए, अ ब क ड में, उसको नहीं गिन रहे, उन्होंने तीनों को मिला के गिन रहे, वोटिंग बढ़ गई। अरे वो क्या अलग गिनो, वो क्या अलग गिनो, उनको बराबर वोट मिले, कुछ ज्यादा कम ज्यादा नहीं हुए। अफवाह पे ध्यान दे रही है।
अब भले एमआयएम की भी चुन के आए तो ओ का वोटिंग गिलो वो बराबर टोटल है, बो का गिनो बराबर टोटल है, नहीं बोले चारों के साथ मिला रहे बोले वोटिंग तो बढ़ गई, बोले उनकी कहाँ से बढ़ गई, उनको गिनना ही नहीं आ रहा भाई। ओ के प्रभाग में जो लोग खड़े उनकी वोटिंग गिन लो आप, बो में जो खड़े तो वोटिंग कहाँ बढ़ी ज्यादा, वोटिंग बिल्कुल सही भी कोई ज्यादा कम ज्यादा नहीं, कोई कम ज्यादा। तो लास्ट क्वेश्चन आपसे ये, जैसा आपने आपकी पीक में देखेंगे आप, शिवसेना का जो पीक था, जो उनकी सबसे ज्यादा ताकत थी, अभी 2 गुट भी हो गया और कमजोर भी बहुत हो गया, तो इसका आपको एक रीजन क्या लगता है कि एकदम से शिवसेना अपने पास कमजोर हो गई, अपने सिटी में नहीं ऑल ओवर महाराष्ट्र भी, और यहाँ से अब आप पार्टी ज्वाइन करें तो आप ऐसा क्या काम कर सकते हैं, या फिर आपकी पार्टी की क्या विजन है जिससे वो फिर से कम बैक करेंगे? या फिर अभी मैं जाके देखूंगा ना अभी क्या है क्या नहीं करके, क्योंकि अभी इसमें से आई कांग्रेस सब लोग वोट देते थे, अब उनको अकेला छोड़ के जहाँ पर लोग वो समझ देते, अब जज्बात में वोटिंग देते, हिंदू हो मुसलमान हो दलित कोई भी जज्बात में अगर वोट देंगे तो तुम तो पार्टी बनने, ये जज्बाती पार्टी में, जैसे कि मैंने अभी बताया था एक जगह इंटरव्यू होता, मैंने कहा हिंदुत्ववाद को उद्धव ठाकरे हिंदुत्ववाद मानते हैं, हम मुस्लिमवाद मानते हैं, हमारा मुस्लिम है, उन्हें हिंदुत्ववाद थे, लेकिन वो कौन सा हिंदुत्ववाद है उनका? राम जी ने क्या बोले थे, अपनी सौतेली माँ का सुर के 14 साल वनवास गए, बाप की इज्जत करे, बिजली के झूठे बेर खाए, उस जमाने में मुसलमान रहते तो उनको भी रेस्पेक्ट करते थे, क्रिश्चियन रहते तो रेस्पेक्ट, जब नहीं थे मुसलमान क्रिश्चियन तो उन्होंने बिजली के खाए, तो मतलब न्यूट्रल आदमी। वैसा उद्धव साहब ने सब कौम को साथ ले लिए, तो एक कट्टर हिंदुत्ववाद है, यानी मतलब हिंदुत्व करेक्ट है, और ये पॉलिटिकल हिंदुत्ववाद है, राम जी का नाम ले और उल्लू मारो लोग, ये पॉलिटिकल हो गया, ये ओरिजिनल होगा। बस इतना। ठीक है सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको अगर कुछ मैसेज देना होगा तो आप? बस यही कहूंगा मैं लोगों को कि आप बच्चों को दीनी दुनियावी तालीम दो, बच्चों को एजुकेशन पढ़ाओ, चाहे हिंदू मुसलमान कोई भी बच्चों को एजुकेशन ध्यान दो, अपने बच्चे अपने घरों को टाइम से आ रहे कि नहीं वो देखिए, बच्चों पे ख्याल दीजिए और आगे निकलने की कोशिश, और अफवाहों पे ध्यान ना दीजिए। नहीं तो क्या हो रहा, दंगा हुआ हैदराबाद बम्बई पुणे में, यहाँ जोश में आ रहे, तो बारिश जहाँ गिरी वहां छतरी लेके फिरो, बारिश गिर रही बम्बई में यहाँ छतरी लेके फिर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर इसका भी कितना फर्क पड़ा, जो व्हाट्सएप आया इससे भी लोग बहुत भटक गए, जैसा आप जैसा बोल रहे इधर दंगा हो रहा और यहाँ पे व्हाट्सएप पे देख के वही मैं कह रहा कि जहाँ बारिश आ रही वहाँ छतरी लो ना, यहाँ छतरी क्यों लो रहे, वहाँ निपटेंगे। अगर आपको ज्यादा ही कुछ होता है निवेदन दे दो लिया के, टेंशन में मत आओ ना, टेंशन में नुकसान क्यों कर लेते। अगर आप पे केस होगा, जब माँ बाप कितने परेशान होते, वकील कितने, कोई बताओ बहुत कम वकील है जो कम फीस में लड़ते, आपको फीस देना ही पड़ता है। सर इसमें क्या बोलेंगे, जैसे अपने आपके टाइम पे भी बच्चे ATS बहुत हमारे पास के बच्चे उठा के लेके जाते थे, अभी भी चालू है, इससे बचने के लिए कौम के बच्चे क्या करें और इससे क्या रीजन है इसके? इससे पहले ATS के अंदर लोग लेके तो हमने छुड़ाए, काफी लोग थे उसके अंदर। आज तुम अवैध साहब से पूछ सकते, तुम्हारे यहाँ कटकट गेट पे है रऊफ, हमारे रऊफ थे, मैं थे, अवैस अहमद थे, इलियास पहलवान थे, हम सब लोग काम को जाते थे। इलियास पहलवान तो आज भी बोलते कि मामू ने रात को 2 बजे आकर मेरे को लाकअप से निकाले, कई टाइप का। आज ATS के अंदर तो हमने यही पूछे थे, हमारे लोग बातें क्या कर, जबरदस्ती किसी ने बोला कहीं कुछ नुकसान हो गया, कुछ फूट गया, कहाँ फूटा, अरे यार वहां रखते थे तब फूट जाता था, उठाता ATS वाला, CID को रोड पे चबूतरे पे बातें होती, होटलों में बातें होती, जब टर्रे मारते तो टर्रे मारने में पकड़े जाते, क्यों तुम झूठी टर्रे मारते। तो ये सब चीजों से बच के रहना, मतलब जो बातें करते हो बच के रहना चाहिए भाई, तुम गलत अफवाहों पे ध्यान मत दो ना। अच्छा एक बात, हम हिंदुस्तान छोड़ के जाने वाले नहीं, हमारा देश है, हमको उससे मोहब्बत है, हमको इस पे रहना है। अब छोटा मोटा तो चलता, हर घर में झगड़े चलते, तुम उतने काबिल हो जाओ, कई हमारी बच्चा काबिल कलेक्टर IAS IPS बन रही, तुम बन जाओ, उनकी टक्कर में आ जाते। तुम बोलेंगे भाई एजुकेशन भी करेंगे फिरेंगे खाली पे खुश होकर, वैसा नहीं चलता। तुम एजुकेशन लो, पढ़ो लिखो, टक्कर दो, अब बगैर उसके कैसा करेगा। अच्छा फिर आप इतने बनाते, अभी हमने देखे हमारी कौम के लोग दूसरों के ऑफिस में जाके बैठे हुए, पैसे दो पैसे दो, तुम खुद अपने आपको जलील करते, फिर लोगों से क्या तवक्कुह करते हैं। आप अपनी नजदीक सोचिए। और आपने बुलाए, इंटरव्यू लिए, बड़ा अच्छा लगा, आपकी पूरी टीम को आपको मुबारकबाद देता हूँ कि अगर अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह आपको तरक्की दे, हिम्मत दे, साथ ही साथ इनकम दे, नहीं तो बगैर इनकम होता नहीं, बगैर इनकम। और कुछ औरंगाबाद में जो लोग हैं शहर में, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ऐसे बच्चों की हिम्मत अफजाई करें, खामोशी से तो बंद पैकेट उनको लाके दे, ऐसी मैं तवक्कुह करता हूँ कि उनकी हिम्मत अफजाई होगी। आगे कई पैसे वाले शहर में, उनसे गुजारिश करूंगा कि ऐसे लोगों की हेल्प करे, भले ना भी ले तो खामोशी से करे, और बाहर निकल के ना बोले कि हमने इनकी मदद करी। अल्लाह। सर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा कि आप जो है, जब औरंगाबाद का नाम चेंज हुआ था, छत्रपति संभाजी नगर नाम रख रहे थे, शिवसेना ने ही चेंज किया था, उद्धव बाला साहेब ठाकरे के, उन्होंने संभाजी नगर नाम रखा था, तो आपने उसका विरोध किए थे।
और अब आप शिवसेना में आ गए, तो शिवसेना का तो पहले से ही स्टैंड रहा है कि उन्होंने बाला साहेब ठाकरे ने शहर का नाम चेंज किया था। तो अभी आपका स्टैंड क्या है इस पे, और आप औरंगाबाद बोलेंगे या संभाजी नगर बोलेंगे? सबसे पहले तो ये कि मैंने जो उस पर मुखालिफत किया था, क्या मुखालिफत किया था? संभाजी महाराज की मुखालिफत नहीं किया था। नहीं, नाम की क्या? नाम की क्यों किया था मैंने? हम्म। उसकी वजह ये थी कि औरंगजेब का नाम जो है, तो औरंगजेब नाम नहीं था उनका, वो लक़ब जैसा था। कि- जैसा मेरे को मामू बोल के लक़ब देते, उनका नाम था अहमद मोहिउद्दीन। उनको लक़ब कौन दिए थे? उन्होंने ईशा की नमाज पढ़ करके टहलते थे, उन्होंने बोले इधर धुआं क्यों निकलता? तो वजीर ने बोले साहब ब्राह्मण लोग भीख मांग वो भिक्षा को जाते हैं जमा कर, उन्होंने खाने बाड़ शुरू किए। वो ब्राह्मणों ने बड़ा तख्त बना के उनको गिफ्ट किए। तो औरंग बोले तो तख्त फारसी लफ्ज है, जेब बोले तो बैठने वाला, तख्त पे बैठने वाला औरंगजेब। अच्छा, औरंगाबाद के मैंने तख्ताबाद, हमारा बोलना ये था। नहीं तो और इतनी क्या मोहब्बत थी कि औरंगपुरा नाम रखे, वहां तो मुसलमान एक भी नहीं था। वहां पे तो बम्मन रहते थे पहले से पूरा। उसने औरंगपुरा नाम तो ये सच बात है कि जो औरंगजेब आलमगीर को जो लक़ब दिया गया, ये ब्राह्मणों ने दिया। हमारा ये बोलना था। उसके बावजूद भी कानूनी नाम क्या था? औरंगाबाद। लेकिन ये लोग सब संभाजी नगर बोलते थे। हमने मुखालिफत नहीं करे, जिन्होंने करना था करे, झगड़े हुए करे कराए, लेकिन कानूनी नाम था। आज भी हम औरंगाबाद कहते थे, लेकिन कानूनन जो है तो अब बन गया संभाजी नगर। मजबूरी है कि हम औरंगाबाद वैसा बोल सकते, लेकिन लिखा पड़ी तो हमको संभाजी नगर से करना पड़ी। आपको कोर्ट जाओ या कहीं लेटर वेटर दो तो उस पर नहीं लिख सकते ना औरंगाबाद, वो तो संभाजी नगर लिखना। जब गैजेट आ गया, कानून बन गया, तो फिर उसके बाद तो कोई इलाज ही नहीं है ना। वजह जैसे कि आज कानून बन गया, 2 बच्चे से ज्यादा हुए तो तुमको नौकरी में नहीं मिलेंगी, 2 बच्चे ज्यादा इलेक्शन में नहीं खड़ रहे, मार रहे हैं। 2 बच्चे से कम कर रहे लोग कि हमको इलेक्शन में खड़ा रहना है। तो जो कानून बन जाता है एक अलग बात है, लेकिन कानून बस जबानी तुम बोल लो, जैसा कि पहले कानून था वो लोग संभाजी नगर ही बोलते थे, आज जो तो कानून हो गया है। तो कानून में इसमें दोनों में फर्क होता है। दूसरा सर, ये जो अपना मराठवाड़ा विद्यापीठ नाम था पहले अपने पास जो यूनिवर्सिटी है, तो उसका नामकरण जब चेंज हुआ, तो आप नामकरण हुआ जब आप उसमें थे, और वो क्यों चेंज हुआ, क्या वो बता सकते हो? क्योंकि उसकी वजह ये थी, इस यहाँ बाबा साहब की, जैसा मेरे वाली साहब कहते थे, अगर बाबा साहब 15-20 साल पहले आते तो यहाँ कॉलेज बनता था, मैं भी कोई तहसीलदार डिप्टी क्लर्क बनता था। मैट्रिक के बाद कोई कॉलेज ही नहीं था, हैदराबाद पढ़ने के लिए जाओ। जब बाबा साहब यहाँ पर आए तो निजाम सरकार के पास उन्होंने गए। कौन से साल में आए थे? ये पहले आए थे पहले। उन्होंने निजाम सरकार के पास गए। उन्होंने निजाम सरकार ने देखी कि नीचे बाबा साहब खड़े हुए, बुलाए उन्होंने फ्री में जमीन दिए। तो इन बाबा साहब ने बोले तो 1 रुपये के अंदर रजिस्ट्री, ये पूरी जमीन बाबा साहब। अच्छा, निजाम ने फ्री में जमीन दी? जी जी। आज भी निजाम की फोटो वहां पर थी, अभी है कि नहीं मालूम नहीं, हमने देखी निजाम की फोटो लगी हुई थी वहां। अच्छा, तो ये ऑफिशियल लेटर में तो रहेगा, मतलब जो आपको नहीं है ना। उसके बाद जो है तो कुछ मुस्लिम बच्चे थे, मुसलमान लोग, जो बाबा साहब के साथ उन्होंने घर पे लिया के छोड़ना, अभी इंतकाल हुआ उनका बेचारों का। अच्छा। बाबा साहब के साथ तो बाबा साहब ने यहाँ पर कॉलेज डाले, एजुकेशन शुरू किए। तो एससी समाज का कई लोगों का कहना था कि ये यूनिवर्सिटी का नाम बाबा साहब के नाम पे रखो। अच्छा। क्योंकि एजुकेशन बाबा साहब ने यहाँ कॉलेज, बाद में दूसरे कॉलेजेस बने, एसबी बना, ये बना, आजाद बना, लेकिन सबसे पहले कॉलेज बाबा साहब ने बनाए। तो वहां पर मुसलमान भी थे, ये भी थे, उनके साथ बंगले में रहते थे उन्होंने, मुसलमान लोग साथ में थे उनके, जो बच्चे थे। और उस जमाने में 5 स्टूडेंट थे। अच्छा। जिसमें जेपी सईद साहब थे, फारूक अली साहब थे जो तारीख के टीचर थे, जिनके एसबी में टीचर थे वो, जेपी सईद साहब थे, 5 लड़के। तो दलित बच्चों ने बोले बाबा साहब को बोलो कि हमको तुम थोड़ा ट्यूशन लो। बाबा साहब बोले मेरी तबीयत खराब है। फिर भी बच्चों के बोलने, मुस्लिम बच्चों के बोलने से बाबा साहब ने 3 दिन जो है तो लॉ का लेक्चर लिए। अच्छा। तो ये बोलते थे हम खुशनसीब है कि बाबा साहब ने कोई लेक्चर लिए। ये यूनिवर्सिटी की पुरानी तारीख। तो बाबा साहब का नाम जो बोल के था, तो उसमें इसी समाज के उच्च चढ़ाव में मैं था कि भाई जब उन्होंने खिदमत करे करा, क्यों नहीं नाम देना? आप उसके सपोर्ट में थे। तब उसमें नाम कैसा हुआ? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, खाली आगे डॉक्टर बाबा साहब लग गए। अब बाबा साहब भी कैसा लगा? बाबा साहब बोले तो रेस्पेक्ट, बाबा साहब बोले डॉक्टर बोले तो पदवी नहीं थी। हाँ। और अम्बेडकर बोले तो अम्बेडकर के रहने वाले, उनके टीचर ब्राह्मण थे, उनका सरनेम लिए उन्होंने अम्बेडकर। अच्छा। अम्बेडकर उनका सरनेम सपकाड़ था, तो सरनेम लेके उन्होंने लगाए। तो वो उसके ऊपर से आज भी अपन बाबा साहब, अब तुम दिल्ली का कभी टीवी खोलो तो दिल्ली का उसमें BR लिख के आता, भीमराव अम्बेडकर। हाँ। यहाँ पर शॉर्ट कर लिए, शॉर्ट में भीमराव के बजाय अम्बेडकर कर लिए। तो वो चढ़बड़ी में मैं था। तो अभी पिछले टाइम पर अम्बेडकर जयंती में मेरा सत्कार हुआ टाउन हॉल पे बड़ा, हमारा, तुम्हारे लुमटे का, ये देसड़ा का, और बाबा आमटे साहब का। आमटे साहब चले गए, उनका भेजे, हम 3 जनों का सत्कार किए बड़ा, कि उस जमाने में आप साथ थे बोल के। मैं पहले से चढ़बड़ी में था। अच्छा। ऐसा कोई खास बात नहीं।
ठीक ये है। मालूमात आजकल के बच्चों को ऐसा। हम्म, और ये बच्चे ने भी जैसा बताया, हम्म, मरहूम तुम्हारे इंतकाल होगा जो विलासराव देशमुख ने बड़ी मदद किए थे यहाँ पर यूनिवर्सिटी आना बोल के, अलीगढ़, अच्छा। ये तुम्हारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, लेकिन उसकी कुछ सियासत में मुखालिफत हुई, ठहराव पास करे ग्राम पंचायतों को समझा के, हमारी कैंसिल हो गई, तो वो हमको नाराजगी थी, वो हमने नाराजगी निकाली। अल्लाह। ठीक है।